आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, आपको आन रमज़ान के इस प्यार भरे सिलसिले में बहुत बहुत खुशामदीद हो। क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यकीन जाने कि मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल हैं। मैं स्क्रीन के ज़रिए आप लोग के घरों में आती हूँ आप लोगों से मिलने, और मैं ये नहीं जानती कि वहाँ कौन कौन मुझे देख रहा है, लेकिन बस मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं जब भी अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ तो आप सबको अपनी दुआओं में लाजमी शामिल करती हूँ। क्या पता अल्लाह मुझ नाचीज़ की दुआ कबूल फरमाए आपके हक़ में। और अल्लाह वैसे भी फरमाता है कि जब तुम मेरे बंदे के लिए मांगते हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, मैं अपने उस बंदे से राज़ी होता हूँ और मैं उस बंदे को भी वही अता करता हूँ जो वो मेरे बंदे के लिए मांग रहा होता है। हम अक्सर बहुत कंजूसी करते हैं ना दूसरे के लिए कुछ मांगने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए क्यों अच्छा मांगे, हम खुद के लिए क्यों ना मांगे। लेकिन यकीन जान, जब आप अल्लाह के बंदे के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप उसके लिए कुछ मांगते हैं तो अल्लाह फिर अपने शान के मुताबिक आपको अता करता है, वो हमें अता करता है। बस ये छोटी सी एक बात है कि मैं हर वक्त आप लोग अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, और आपसे यही बोलूँगी कि मुझे, मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखें, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को भी सिर्फ इस माह रमज़ान में नहीं, बाद में भी याद रखें। माह रमज़ान में तो हम ख़ुसूसी बहुत इबादतें कर रहे होते हैं, नेकियां कर रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, औरों के लिए भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों ना हम बाद में भी करें, सिर्फ माह रमज़ान में ही क्यों। तो नाज़रीन, बस एक दिल की बात थी आपके साथ मैंने शेयर की, और अच्छा लगता है अपनी दिल की बात जब मैं आपके सामने रखती हूँ। इसके साथ एक छोटी सी आज बात बोलूँगी कि बहादुरी क्या है। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पे जितने भी होम शेफ़ आ रहे हैं, आपकी नज़र में वो क्या अहमियत रखते हैं? वो कौन है, वो क्या है? मेरे लिए वो बहुत बहादुर हैं कि वो इस जगह पे आ रहे हैं, अपनी एक जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी रेसिपीज़ शेयर करते हैं। लेकिन बहादुरी है क्या? बहादुर होना क्या होता है? मुझे ज़िंदगी में एक दफ़ा एक शख्स मिले और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बहादुर होना चाहिए, डट के सामना करो हर चीज़ का, बहादुर हो। तो मैंने कहा कैसे हूँ बहादुर? तो उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम मैदान में छलांग लगा लो और तुम फिर बस डट जाओ, जो होगा उसको तुमने सामना करना है उस चीज़ का। मैंने कहा अच्छा फिर? तो कहते हैं बस तुमने फिर जीत के निकलना है। तो मैंने एक सवाल किया उनसे, क्योंकि हमारा हक बनता है सवाल करना। मैंने कहा अगर मैं जीत के ना निकली और मैं हार गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हारना नहीं है, जीतना है। जब आप मैदान में जाओगे तो जीत के ही निकलना है। खैर, मैंने उनकी बात सुनी और मैंने कुछ नहीं कहा। हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है और हर कोई अपनी जगह पे ठीक है। मैं ये भी बात आपसे बोलूँगी क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से वो बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि बहादुरी मेरे लिए वो अहमियत रखती है, और आप तब बहादुर हैं कि आप मैदान में छलांग भी लगा लें और आप सामना करें हर मुश्किल का डट के, बग़ैर ये सोचे समझे कि मेरी जीत होगी या हार होगी। अल्लाह का नाम लें, उसके बाद जो होगा बस अल्लाह तवक्कल, ईमान यकीन कामिल पे कर गुजरे। जीत होगी वो भी आपका मुकद्दर, हार होगी वो भी आपका मुकद्दर। हार कोई बुरी चीज़ नहीं है, हार का मतलब है आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। जब आप अगले मैदान में जाएंगे तो आपके पास वो वाला भी एक्सपीरियंस है। अगर मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे पिछले कई सालों की मेहनत है यहाँ पे खड़े होने की, और वो काफ़ी सारा जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो आज मेरे यहाँ काम आ रहा है। तो बस एक्सपीरियंस हर कहीं काम आता है। जीत भी मिले तो भी इसको सारी उम्र यहाँ ना चिपका के रखें। वो जीत थी अल्हम्दुलिल्लाह, आगे और मैदान फतह करने हैं। हार थी कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखा, आगे और मैदान फतह करने हैं। बस एक छोटी सी बात थी, बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह मौका दे मुझे आगे भी आपके साथ अपनी दिल की बातें करने के लिए। लेकिन यह है कि बहादुरी से मुझे याद है कि आज जो हमारी शेफ़ आ रही हैं यहाँ पे, वो वाकई में बहुत बहादुर हैं, क्योंकि उन्होंने ये ठाना कि मैंने अपने कदमों पे खड़े होना है, मैंने कुछ करना है और इस दुनिया वालों को कुछ करके दिखाना है। मैं हार नहीं मानूंगी। बहुत मुश्किल हुई उनको, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं होती है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हमें। वो हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बहुत मुश्किल होता है माशरे में ख़ुद को खड़ा रखना, और उन्हें करके दिखाया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे यहाँ होम शेफ़्स विद आन पे आ रही हैं और हमारे वो किचन की जीनत बनेंगी, अपनी जर्नी शेयर करेंगी और साथ ही साथ अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी भी शेयर करेंगी। बाकी बातें मैं उनके साथ ही करूँगी, क्योंकि अगर यहीं पर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर वो एक सस्पेंस नहीं रहेगा
जाएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा कि कौन आ रहा है। तो मैं बुलाती हूँ, प्लीज़ फरहीन मर्चेंट आ जाइए। वेलकम टू अवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फरहीन आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत कैसा से। लग रहा है, पहले ये बताएं होम शेफ विदान में आके। बहुत अच्छा फील हो रहा है आके, मतलब सब अपने 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 हैं ना, यहाँ सब अपने, यहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी हैं कि यहाँ पे अब यहाँ पे तक हर कोई अच्छा, मतलब टीम और सब कुछ बहुत बिल्कुल बहुत ऐसे ही अच्छा है। जितने भी यहाँ पे होम शेफ्स अब तक आ चुके हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ एक अपनायत महसूस होती बिल्कुल है, ऐसे एक ही है। पॉजिटिव वाइब्स है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और हम लोग को खुशी होती है जब आप लोग यहाँ पर आते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा फरहीन, आप पहले तो ये है कि नाज़रीन, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है। मतलब मेरी अपनी भी स्पेशलिटी जो है वो बेकिंग ही है, और मैंने यही कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया से किए हैं, और आज मुझे कुछ बेकिंग की ही चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं गेस कर सकती हूँ। पहले तो आप ये बताएं फरहीन, आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी बना रही हूँ, उसके साथ चॉकलेट मूस बना रही हूँ। चॉकलेट ब्राउनी विद And चॉकलेट chocolate मूस mousse एंड बना रही हूँ। चॉकलेट मूस। जी। ओ हो, दोनों कमाल की चीज़ें। अब उसका आप सेपरेट भी, मतलब सर्व अगर करना हो तो आप उसको सेपरेट भी, या अगर उसको दोनों को आपको कंबाइन भी करना हो तो आप कंबाइन भी सर्व कर तो सकते भी कर हो। सकते हैं। मतलब दो चीज़ से आप 3-4 डिजर्ट्स है ना लाइक बना सकते हो उसी के अंदर। अच्छा। क्रिएशन करके। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा ख्याल में बेकिंग का जो काम होता है काफ़ी टेक्निकल होता है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मेरा ख्याल में आप शुरू भी करें फरहीन, क्योंकि जिस तरह आप ब्राउनी भी बना रही हैं, आप मूस भी बना रही हैं, तो मैं साथ साथ आपसे बातें करना शुरू करती हूँ, पहले हम पूछती हूँ मैं। चॉकलेट एंड बटर को मेल्ट ऐड कर करेंगे लेंगे। आप? अच्छा, चॉकलेट और बटर को आप डबल बॉयलर पे आप मेल्ट करेंगी। सही, ठीक है, एक बोल लिया, उसके अंदर हमने 100 ग्राम चॉकलेट ऐड कर दी, ठीक है। और उसके अंदर 125 बटर ऐड कर दिया। बटर ऐड कर दिया, सही। अच्छा फरहीन, अब ये तो बताएं, नाज़रीन हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई हमारा ने तो आते साथ इनको आज लगा दिया कुकिंग पे, ना कुछ पूछा, ना हमें कुछ पता चला कि कौन है, क्या करती हैं, क्या जर्नी है इनकी। तो ज़रा कुछ बताएं अपने बारे में फरहीन, कि आप वैसे इस फील्ड में किस तरह आई है, फूड की फील्ड में, बेकिंग कोई में? इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी Seriously? इंटरेस्ट नहीं था ना, कोई अच्छा। शौक था। वो लाइक बचपन में दादी के साथ है ना किचन में काम करना, फिर ऐसी दादी के मतलब साथ? हाँ, अच्छा, लाइक स्कूल से आके है ना किचन में एंटर हो जाना, दादी दादी दादी, तो है ना अच्छा। वो बस। फिर भाई है, मतलब मेरी जो फैमिली है वो बहुत फूडी है, तो अच्छा। फिर मतलब के शौक था, तो ऐसी रेसिपीज देख के कुछ ना कुछ बनाती थी। फिर मुझे है ना मालूम हुआ कि इसी फील्ड के अंदर अगर मुझे आगे जाना है तो फिर मैं इसी फील्ड में है ना स्टडी करूँ। तो मैंने फिर प्रथम से है ना सर्टिफाइड कोर्स करा, फिर अच्छा, माशाल्लाह, इंटर्नशिप माशाल्लाह। करी, देन फिर जॉब करी। मतलब आपने प्रॉपर स्टडी प्रॉपर स्टडी और करी हुई है। सर्टिफिकेशन हासिल हाँ, की जी। आपने, उसके बाद आपने लेकिन जॉब भी हाँ, की, जॉब भी करी आपको हुई। एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस भी और है जॉब इस कहाँ फील्ड की में। आपने? मैंने एफए है लिफ्टन की साइड पे ना, अच्छा। वहाँ पे 4.5 इयर्स मैंने जॉब की। अभी माशाल्लाह। रिसेंटली ही मैंने वहाँ से क्वाइट किया है। तो आपने वो जॉब छोड़ी क्यों? अब आप ये भी करें वो और मेरे छोड़ी सवाल का जवाब भी दें आप। रीज़न कुछ पर्सनल था, क्योंकि मुझे ऑनर थी उनसे थोड़ा सा खड्डा हो गया नहीं था तो ये मेरा। बताएं, मैं हम पर्सनल खड्डा हो गया मामलात था। में नहीं जाते बिल्कुल भी। खड्डे में बहुत मास्टर हूँ। ठीक है, मतलब खड्डा हुआ तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी ऑनर बहुत अच्छी है, उनकी अभी भी कॉल्स आती है कि अच्छा। तुम आज आ जाओ, तो लेकिन कोई बात नहीं, फड्डे जिंदगी का हिस्सा है, हाँ, वो फड्डे चलते रहते हैं, बस दिल में नहीं रखना चाहिए। हाँ। इतनी सी बात बोलूंगी। वो तो है भी नहीं, फड्डा हो मतलब, अगर हाँ। कुछ दिन रखा भी तो फिर दिल साफ करें बस, और क्या। बस। अच्छा, अब हमने 2 एग्स ले लिया, ठीक है। उसमें हमने है ना 180 ग्राम है ना टेस्टर शुगर है अगर तो ठीक है, वरना है ना पिसी हुई चीनी भी हम है ना हाँ, मतलब ले खुद ही सकते हैं। पीस लेना पर हाँ, घर में, क्योंकि वो इस्तेमाल कर लें। शुगर जो हमारे यहाँ नॉर्मल शुगर जो होती है ना, उसके जो वो दाने होते हैं बहुत मोटे होते हैं, वो एग्जैक्टली जल्दी जो है ना, अच्छा वो बेक होती भी नहीं है, भी नहीं होती, बीट हाँ। भी नहीं होती है, और और मेरे ख्याल में ओवन जो में रह जाती है वो फिर उसमें ना कच आता ना? है, तो बहुत अजीब लगता है। और ओवन में भी जाके फरहीन वो मेल्ट नहीं होती जैसे बिल्कुल भी होनी नहीं। चाहिए। मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है बहुत। हमारी इधर चॉकलेट भी हो गई है। गुड अब ठीक इसको है, हम हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आराम से ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा, ताकि है ना वो
उसके जितने भी है, ठीक है। चॉकलेट भी मेल्ट हो गई चॉकलेट है, भी मेल्ट हो गई है। जबरदस्त। और ये हमारी यहाँ पे हम एग जो है, एग और शुगर को अच्छा सा फिक्स भी कर रहे हैं। अच्छा ताकि हमारी- फरहीन, अब जी। साथ में मुझे ये भी बताएं कि आप अब क्या कर रही हैं? जब आपने जॉब मैं- छोड़ दी तो अब क्या मसरूफियात हैं मैं आपकी? ऑनलाइन अपना है ना मेरा पेज है, मैं online, उसको अच्छा। रन कर रही हूँ। लाइक मैं जॉब माशाल्लाह। के साथ भी उसको करती थी, अच्छा। लेकिन जॉब थी तो मैं उसको इतना टाइम है ना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही होंगी दे आप। नहीं पाती थी। ठीक है, तो अब आपका पूरा ध्यान अपने ऑनलाइन जी, online बिजनेस जो आप कर रही हैं, तो ज़रा बताएं हमारे व्यूवर्स को, क्या नाम है आपके पेज का? फीफीज केक कैफे नाम है। फीफी केक केक्स कैफे नाम तो बहुत अच्छा है। फीफी केक्स कैफे नाम किसने रखा? नाम असल में मुझे सब जो है वो प्यार से, मतलब जो नाम होता है ना, तो उसमें से मैंने एक नाम है ना चूज करके मतलब उस नाम से रख दिया। आपको फीफी बोलते हैं हाँ। प्यार से सारे? निकनेम आपका फीफी बोलते हैं, फीन्स बोलते हैं बहुत से, अच्छा। तो मुझे एक जो है ना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसी नाम से है ना अपना। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या मेन्यू है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? ऑल टाइप ऑफ केक्स है, थीम केक है, कस्टमाइज केक है, सही। ब्राउनीज और है ना फल्स है, चॉकलेट कुकीज है। काफी सारी चीजें जी। हैं। तो फिर आपको किस तरीके से ऑर्डर देते हैं? मतलब तरीका क्या है आपको ऑर्डर देने का? व्हाट्सएप पे या तो इंस्टा पे है ना, आप मुझे टेक्स्ट कर दें और फिर आपको विदिन 24 आवर्स है ना आंसर आ जाए। ठीक है, और क्या, जैसे फर्स्ट करें अगर मैं आपको फल्स का या कुकीज़ का ऑर्डर दे रही हूँ, तो कितने दिन पहले मैं जैसे आपको ऑर्डर अगर दूँ? मिनिमम ऑर्डर है तो आप मुझे है ना 2 डेज पहले बता दें, और अगर है। बल्क ऑर्डर है तो वो फिर है ना ऑर्डर के हिसाब से होता है, जैसे कि अच्छा। 5 डेज 4 डेज। अच्छा, इतना। अच्छा, यहाँ पे हमारा शुगर और है ना एग जो है फिक्स हो गया। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो चॉकलेट एंड बटर जो मेल्ट हुआ तो वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आपने ये ऐड कर दिया इसमें। सही। अच्छा, अब ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ज़रा बता दें जो आपके पास चीज़ें ये पड़ी हम हैं अभी कि- ही ऐड कर देंगे ऑन द स्पॉट ही बस। अच्छा, ये करेंगे अभी आप इसी में? अच्छा, हमारा जो बटर और वो चॉकलेट है वो थोड़ा सा है ना गर्म होगा ना, तो उस जो ब्राउनी के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं ना, वो आते हैं इससे। मतलब आप ये कह रही हैं कि थोड़ा सा गरम ऐड करना गरम है ऐड होगा। इसको मिक्सचर जी। में, एग में, तो वो ताकि जो वो एक जो लेयर brown क्रैक egg जो- लेयर हाँ। आती है बहुत अच्छी सी। जी, अच्छा, ये वो आ जाती आपने है। सीक्रेट बता दिया, एक टिप बता दी है, ये tip है। जबरदस्त। अच्छा, इसको हमने बिल्कुल लाइट सा किया। सही। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर देंगे ठीक है, और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। सही। ठीक। और हम इसके अंदर 40 ग्राम कोको ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा फरहीन, ये बताएं, कोको पाउडर जो है इसमें भी बहुत सारी किस्में आती हैं, तो आप कौन सा यूज़ करिए? एक तो इसमें डच कोको पाउडर भी आता है, डार्क कोको पाउडर भी आता है, कोको पाउडर में- लाइट कोको पाउडर हाँ। भी आता है, तो अलग अलग ब्रांड्स भी हैं, फिर तो उससे फर्क Brands भी पड़ता है टेस्ट बहुत में, ज़्यादा। फ्लेवर में। अब जैसे कि मैं जो हूँ अपनी बेकिंग में है ना, डार्क से जो थोड़ा सा लाइट होता है ना, एक होता है बिल्कुल लाइट, जी, जी। वो नहीं, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है ना, वो मैं वो आप अपने यूज़ करती हैं, जिसका कलर use भी करती थोड़ा सा हूँ। मतलब एक थोड़ा मिड में सा, होता है, उसका फ्लेवर भी बहुत शार्प बहुत नहीं होता है ना, sharp नहीं बड़ा एक होता, चॉकलेटी सही। होता है, लेकिन हल्का सा इंटेंस फ्लेवर भी होता है। अच्छा, अब ठीक है। इसके अंदर जो है ना, मैंने 30 ग्राम है ना फ्लावर भी ऐड कर दिया। अच्छा, अब अब आपने इसको फ्लावर ऐड लाइट किया। सा मिक्स करके मैं है ना इसको होल्ड में डाल के इसको बेक कर लूँगी बस। और बेकिंग टेम्परेचर भी ओवन का बता दें, बेकिंग टेम्परेचर कितनी देर करेंगे? 180 होगा और है ना 20 मिनट्स होगा बस। 180 डिग्री हाँ। सेल्सियस और 20 अगर मिनट्स जैसे आप कि बेक टेम्परेचर करेंगे। सबके ओवन के है ना अलग भी होते हैं, बिल्कुल। जैसे ही आपको हल्की सी स्मेल आए ना, तो जो उसका जो खुशबू होती है जी, जी। चॉकलेट की, तो आप जब आपका घर फौरन से- महक जाए, किचन महक जाए खुशबू से, तो आप बिल्कुल, समझ जाएं बिल्कुल। कि आपका जो ओवन है, ब्राउनी आपको बुला रही है। बस वो अक्सर ऐसा होता है कि मैं है ना अभी उसको रख के है ना छोड़ दूँ ना, तो वो अच्छा। अरे मैंने तो ओवन में रखी थी, वो खुशबू तो फिर बुलाती फिर- है आपको फिर, तो इससे अच्छा सही नहीं हो है कि जाता है। टाइमर वगैरह सेट कर लें? नहीं, मतलब अगर इंसान किसी काम में और अगर कुछ काम में होता है तो वो अगर थोड़ा सा आगे पीछे मतलब भी वो हो फिर जाए खुशबू तो खुद ही फिर बुला हाँ, लेती है, कहने का खुशबू। मकसद अच्छा, ही हम है। इसको बहुत तेज नहीं, बिल्कुल लाइट हाथ से वो अच्छा। करके उसको है ना। अच्छा, अब पैन में हमने ऑलरेडी जो है बटर या ऑयल है ना, हमने वो ग्रीस कर दिया। हाँ, ठीक है, और उसके अंदर जो है टाइनिंग है ना कर ली थी। ठीक है, सही है।
अच्छा, पेन का साइज भी आप बता दें हमारे व्यूअर्स को। 9x9 है इस वाली रेसिपी से जो है ना हमारी। अब वो साइज आपके ऊपर है। अच्छा। अगर नॉर्मल जो साइज होता है नॉर्मल से थोड़ा सा, तो इसके Brownie अंदर का, हाँ। 9 पीस है ना आराम से हो जाते हैं। 9। अच्छा, 9 पीस सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आपने बल्क का आपने जिक्र किया कि वो डिपेंड करता है कि कितना ही क्वांटिटी में है, तो उस लिहाज से फिर मैं बताती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपको बल्क का एक ऑर्डर मिल गया हो या आपने ले लिया हो और टाइम भी बहुत कम हो, फिर आपने कहा मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्या असल में हुआ? जो आपके बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं ना, वो बहुत ही है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नाजायज़ फ़ायदा उठाते मैंने कहा मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि मेरे तो नहीं है कस्टमर्स, तो वो बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मतलब उनको आधी आधी रात में होता है कि यार कल हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ऐसा अच्छा। है। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ सीन कि मेरे पास दोपहर में उनकी कोई शाम में कॉल आई कि यार मुझे ऑर्डर है ना। मैंने कहा अच्छा हाँ। ठीक है। उसने कहा ऐसा ऐसा है, सब कुछ बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, ऑर्डर बुक। उसने कहा मुझे कल चाहिए, मतलब कल कल चाहिए, मतलब 17 आवर्स में। हाँ। और वो ऑर्डर भी कुछ इतना हार्ड था, लाइक हार्ड नहीं था, लेकिन उसके लिए टाइम हमें है ना मतलब बहुत टाइम चाहिए होता है ना हर काम अब वो के जो लिए। केक्सिकल्स होते हैं ना, केक्सिकल्स, हाँ, वो हाँ, मुझे केक्सिकल्स। 240 अबव बनाने थे विद इन 17 आवर्स। और मेरे पास 240 कुछ above चीज़ आपने बनाने थे। और उसको बॉक्स करके उसको पैक करके, मतलब हर चीज़ मुझे करनी थी। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो मतलब गया। वो आपको स्पंज भी बनाना, स्पंज फिर भी आपने बनाना। उसको एक तरह से क्या बोलते हैं पॉप्सिकल्स की शेप देना, फिर उसको फ्रीज करना, यही। फिर चॉकलेट उसके लिए रेडी करना। बिल्कुल। तो ये आपने किया कैसे 17 आवर्स में, ये तो बताएं मुझे। भाई जब तक आपके पास टीम ना हो ना, तो आपका है ना काम जो अधूरा है। और मेरी जो टीम है वो मेरी अम्मी पापा टीम है मेरी। मैं पूछने ही वाली थी कि इनकी टीम कौन कौन सी है, इतने कम टाइम में इन्होंने बल्क क्वांटिटी में जो ये अच्छा, केक्सिकल्स बनाए, और मम्मा पापा टीम है जी। आपकी। मैं बाद में पूछती हूँ, आप बताएं। अच्छा ये हो गया। हम इसको एक बस टैप करेंगे और ठीक है। इसको हमारा ओवन पहले से है ना प्री हीट है। ठीक है। अब हम इसको है ना अपने ओवन में रख देंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, हमें ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, जो मीडियम जो वो होता है ना सेंटर में आपने रखना है इसको। सेंटर जो होता है है। उसको है ना हमें है ना उसमें रखना है। ठीक और है। 20 मिनट्स तक आपने बोला 20 है। मिनट्स और ये वैसे vary जो करता है ये कि oven 18 किस तरह का है उस पे। 20 मिनट्स में ही ऑलमोस्ट है ना हो जाती ठीक है, 18 to 20 Brownie, मिनट्स 18 to 20 अच्छा, से मिनट्स ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए अगर ब्राउनीज को। ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो वो स्पंज होता है ना, यही। स्पंजी हो जाएगा। और जो बीच में जो फजी होता है ना, फजी वो नहीं आता इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि 20 मिनट्स जो आपने टाइम बताया है, तो हम निकाल लें फिर ब्राउनी 20, को। हाँ। और निकाल के अच्छा, फिर रेस्ट टाइम कितना है इसका? रेस्ट टाइम आप ब्राउनी को जितना रेस्ट टाइम देते हो ना, मैं तो जैसे मेरा अगर एक दिन बाद ऑर्डर है तो मैं रात में ब्राउनी बेक करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ, बिल्कुल। ताकि वो है ना उसको रेस्ट जितना अच्छा मिलता है ना। अब ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर ऑर्डर है तो ब्राउनी ओवन से निकाल के थोड़ा रेस्ट देके उसको फ्रिज में है ना लाइक कर दिया, तो उसका अच्छा। टेस्ट और उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है। मतलब फ्रिज में रखने Different। से। हाँ। ठीक है। अगर आप वही ब्राउनी को है ना एक पीस को अंदर रखें और एक पीस को लाइक ओवरनाइट है ना छोड़ दें, तो दोनों में है ना टेक्सचर में और जो फजी टेस्ट में भी बहुत फर्क वैसे होता है। व्यूअर्स, ये मैंने पूछने का मेरा मकसद भी था, उसकी वजह यह है कि ब्राउनी कभी भी बना के फ़ौरन उसको सर्व नहीं किया जाता। इवन कि मैं बोलूँगी कि आप 6 to 8 आवर्स बाद भी सर्व ना करें, 24 आवर्स के लिए आप रखें उसको, ब्राउनी को बना के। उसके बाद आप इसकी कटिंग करें, उसके बाद आप फ्लेवर देखें, एक्सपेरिमेंट करें। एक आप बनाएं, उसको आप उसी टाइम खा के देखें, कटिंग करें, बेशक 2 घंटे बाद आप खाएं, एक को आप 6 घंटे बाद खाएं, एक को आप 10 घंटे बाद खाएं, और जो आपने 24 आवर्स के लिए रखा है उसको नेक्स्ट डे आप खाएं। फ्लेवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें इन्फ्यूज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, कुछ चीज़ों को, उनकी जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं। मतलब जिस तरह हम कोई भी आप फ़र्ज़ करें कोई भी फ्लेवर्स डिफरेंट बनाते हैं चॉकलेट्स के भी, तो हम जब जैसे हर्ब्स हो गए हम यूज़ करते हैं चॉकलेट में, तो हम जब उसको इन्फ्यूज़ करते हैं तो हम 24 आवर्स का टाइम देते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उसको गिनाश में या बाकी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनका टेस्ट जो है ना उसको रेस्ट देने के बाद ही आता है, डेवलप होता है उसका सही टेस्ट। अच्छा, ये ब्राउनी का जो आप बता रही है ना, तो मैंने अपने खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा है, यकीन करें। अच्छा, मैंने एक दफ़ा मेरे पास ऑर्डर था और मुझे
तो है ना मेरे पास कोको पाउडर एंड हो गया था। अब मुझे अच्छा। उसके अंदर तो फर्स्ट होता है। अब मैंने किया, मेरे पास चॉकलेट पुडिंग का एक था पैकेट ना जो होता है, मैंने उसको ऐड कर दिया। इतनी अच्छी बनी थी उसका भी, बहुत बस अच्छा शेफ का यही कमाल होता है, वो हर ना, चीज में कुछ- जायका हाँ। निकाल लेता है, उसको पता होता बहुत है अच्छा। माशाल्लाह हाउ न होती है उसको। अच्छा अब आप क्या करने लगी अच्छा हैं? अब मैं है ना चॉकलेट मूस बना रही हूँ। उसके लिए पहले हम अच्छा। कोई चॉकलेट और बटर को है ना मेल्ट करेंगे? पैन में है ना करूँगी मेल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें सही। फरहीन आप अपनी कुकिंग करें, ठीक है। अभी आप मूस बना रही हैं जी। फरहीन, यहाँ पे बना रही हैं चॉकलेट मूस। ये बनाती रहेंगी, मैं दोबारा आऊँगी इनके पास देखने कि इन्होंने क्या किया है। आप परेशान ना हो, रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे टाइम हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे। देखते रहे आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये क्या हुआ, हमारा बैठी हुई है, नहीं तो वो पूरा एक इंट्रो होता है और डॉक्टर वजाहत को बुलाया जाता है। आज थोड़ा सा मुख्तलिफ सेगमेंट है क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साइम, और ये सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या कर रहे हैं ये हम इन्हीं से ही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने इनसे पूछा कि साइम आपके नाम का मतलब क्या है। इन्होंने कहा रोज़ेदार। मुझे इतनी खुशी हुई ये सुन के। मैंने कहा रमज़ान के महीने में आप हमारे मेहमान बनकर आए हैं, तो ये तो बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि अब ये बताएंगे अपने बारे में। और वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिसकी हम सबको ज़रूरत है, और बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि डॉक्टर वजाहत भी इसमें हामी भरेंगे कि अगर हम देखें और वो काम करें तो हमारे एक तरह से क्या बोलेंगे कि हमारी नफ्सियात के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका एक ताल्लुक़ है हमारी रूहानियत के साथ भी। बिल्कुल। जब हमेशा से हम ये बात करते रहे, पूरे रमज़ान में हमने ये बात की कि जो कि हम अपनी ज़ात के लिए तो खर्च करते ही हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए करें तो उसकी क्या तस्कीन मिलती है, क्या तस्कीन मिलती है, आज हमें बताएंगे साइम भाई। साइम बताएंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम साइम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, आप यहाँ पर आए। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सोशल बॉन्ड, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। बेसिकली ये हमने इदारा अक्टूबर 2012 में रजिस्टर करवाया था सिंध वेलफेयर डिपार्टमेंट से। ठीक है। और इसका स्टार्ट हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे वालिद साहब थे, वो उर्दू यूनिवर्सिटी में एक्स डीन थे। और काफ़ी तकरीबन 40 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो काम ऐसे स्टार्ट हुआ था कि वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करते थे। फिर उनके बहुत सारे कोलीग्स थे, डिफरेंट प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे, वो मिलकर काम करते थे। पर उनका कहना ये था कि हम किसी पे ज़ाती फेवर करते हैं अगर हम ज़ात से देते हैं, पर्सनल नाम से देते हैं, तो उसका ऊपर एक फेवर आ जाता है कि यार ये इंडिविजुअली है, हमें उससे निकलना है। हमें कोई ऐसी छत देनी है, ऐसा कवर देना है कि जिसको लोग अप्रोच करें और उनकी हेल्प हो जाए, पता ना चले कि यार कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा इसके पीछे। एग्जैक्टली। सही। तो उनका ये कहना था, तो इस वजह से फिर सोशल बॉन्ड पे हमने थोड़ी वर्किंग की, स्टार्ट लेने की कोशिश की, फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर करवाया। बस फिर वो सफ़र था, स्टार्ट हुआ और चलता गया। अच्छा सैम, आप शुरू से ही अपने वालिद साहब के साथ थे इस काम में? जी, मैं तो बेसिकली ऑन जॉब था। मैंने तकरीबन 12 साल के करीब कॉर्पोरेट में जॉब की है। अच्छा। डिफरेंट कंपनीज के अंदर। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद ये कि टीचिंग लाइन की तरफ आ गया था। अच्छा। आजकल ये कि मैं कराची यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में टीच करता हूँ, विजिटिंग फैकल्टी। माशाल्लाह। ये उनका क्योंकि प्रोजेक्ट था तो हमें उसको ओन करना था। अराउंड अबाउट 3.5 years बैक वाले साहब की डेथ हो गई थी कैंसर से। ओह अच्छा। तो उसके बाद ये कि फिर वो चलता हुआ इदारा था और उसको टेक ओवर करना था, छोड़ भी नहीं सकते थे, तो बस वो जिम्मेदारी ली है। बस वो सफ़र में जब गए हैं तो उसके बाद अपना दिन का पता ना रात का पता। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताएं साइम के बोलना बहुत आसान है, 12 साल, और आप अभी जिस मुकाम पर हैं, लेकिन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको जब आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे और आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी? वैसे तो मतलब मैंने ये देखा है, खैर मैं उसको थोड़ा नेगेटिवली नहीं लूँगा, पर ये कि अगर आप वैसे कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कुदरती तौर पे हर्डल्स आपको ज़्यादा फील होती हैं कंपैरेटिवली कि आप कोई और दूसरा काम करें। बिल्कुल। तो ये है कि हमने इनिशिएट किया था और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को रन करने की कोशिश की। तो लोकल एरियाज़ में शुरू में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस हुई थी। अच्छा। और जैसे जैसे आप लोगों के साथ रहते हैं, बैठते हैं, क्योंकि सारे एरियाज़ हमारे लिए नए थे, जहाँ जहाँ पे अभी हम वर्किंग कर रहे हैं उसकी डिटेल में आपको फिर बाद में बता दूँ। ठीक है। तो वहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस होती है, पर जब लोग देख लेते हैं कि यार ये काम करने आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे ही लिए कर रहे हैं कुछ, फिर लोग आपको फेवर करते हैं और इवेंचुअली आपकी जगह बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है इतने अरसे बाद काफ़ी स्टेबल है माशाल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह से इतना अरसा आपको हो गया, मुश्किल टाइम आपका तकरीबन निकल गया। तो अब हमें ये बताएं कि आज आप क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं?
क्या क्या तरीके हैं जो लोग अगर आप तक आना भी चाहें तो ये थोड़ा सा डिटेल बताएं। हमारा बेसिकली कोर फोकस एजुकेशन पे था, क्योंकि हमारी तमाम टीम एजुकेशन से लिंक थी, तो हमने एजुकेशन से स्टार्ट लिया। एक कमरे में लियाकताबाद में हमने जगह ली थी, 1 महीने तक एक बच्चा था। अच्छा। और फिर वो बढ़ाया थोड़ा सा, 53 बच्चे हुए। वो बेसिकली एक शॉप थी, उसको हमने पेंट करवाया, बिजली का काम करवाया, वहाँ से शुरू किया। आज माशाल्लाह 1500 से ज्यादा बच्चे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हैं। अच्छा। बुक्स कॉपीज भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी भी प्रोवाइड करते हैं, तमाम चीजें हम करते हैं और एजुकेशन पे फोकस करते हैं कि उनका जो सिलेबस है प्राइवेट स्कूल से कम ना हो। अच्छा, तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो लोग बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है, तो साइम से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर पढ़ने का शौक आपको है तो साइम जो है वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको पढ़ा के ही दम लेंगे जनाब। अच्छा साइम, ये तो वही बात होगी ना, मुझे इतनी अच्छी और प्यारी लगी है ना आपकी बात इस टाइम। मतलब आपने कहा कि हम एजुकेट करते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। ये आपने वो बात कह दी कि जैसे फर्ज करें एक बंदा है, अगर आप उसको रोज़ कुछ खाने को दे रहे हैं तो कब तक कर सकते हैं ये, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, बल्कि वो आगे और लोगों को किसी काबिल बना सकते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन तालीम तो बहुत ज़रूरी है आजकल के हमारे माशरे में। तो साइम, आपको क्या मुश्किलात होती हैं, मतलब उस तबके को ये एक बोलना कि तालीम ज़रूरी है, पढ़ें आके, मतलब उनको एक आमादा करना इस तालीम मतलब पे? अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करेंगी तो वाकई में बहुत डिफिकल्टी होती है। मतलब पेरेंट्स जो बेसिकली इन बच्चों के होते हैं बहुत ज़्यादा तो प्रमोट ही नहीं करना चाहते। मतलब वो ज़्यादातर काम पे लगा देते हैं ना अपने बच्चों को। मतलब इतने कुछ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन देख रहे होते हैं ना, उन्हें लगता है कि जल्दी से छोटे से तनख्वाह आ जाए, वो हमें मदद करना शुरू कर दें। यकीन जाने के 70 रुपए डेली पर भी हमने बच्चों को छोड़ते हुए देखा है। अच्छा। पेरेंट्स ने हटा के 70 रुपए डेली की जॉब पर उनको लगा दिया। हमने 3 दफा उनके घर चक्कर लगाया कि यार अब उनको भेजें पढ़ने दें। आज उन्हीं के साथ के बच्चे जो आगे निकल गए ना, अब पलट के देखते हैं तो अफसोस होता है। वो बच्चा आता है हाथ मैले, कपड़े मैले और बगैर चप्पलों के फटे हुए में आ रहा होगा। दूसरा बच्चा वहीं से पढ़कर आज माशाल्लाह कुछ बच्चे कॉलेज लेवल तक चले गए। माशाल्लाह। 2-3 बच्चे हमारी माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स में तकरीबन 3rd ईयर में। इस तरीके बहुत सारे बच्चे जो निकले अभी। और मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ स्कूलिंग पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारे पास 3 सेंटर्स हैं स्किल डेवलपमेंट के। वहाँ पे कंप्यूटर की एजुकेशन, सिलाई, ग्रूमिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, तमाम वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। वो भी 3 जगह हम ऑपरेट करते हैं और कोई एक कोर एरिया नहीं है, कोई आबादी नहीं है ऐसी जिसपे हम एक जगह काम कर रहे हो। मुख्तलिफ फैला हुआ है। मंगोपीर में भी सेटअप है, लियाकताबाद, कोरंगी, मलीर, दालमिया, सब जगह हमने फैलाया हुआ काम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे आपका क्या प्लान है, इसी सिलसिले को आगे किस तरह बढ़ाएंगे, और आपको लगता है कि अब लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, समझ आता है? काफ़ी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया था। मतलब ये एक ऐसा काफिला है जिसमें लोग आते हैं, छोड़ देते हैं, चलते हैं। मतलब एक ऐसा सिलसिला जिसमें आते जाते रहते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते ज्यादातर जिस दरवाजे से क्या आवाज़ आएगी तो वो दरवाजा अक्सर खाली जाता है। अच्छा। और ऐसे दरवाजे से आवाज़ आती है कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। तो मतलब ये अल्लाह ताला एक सिस्टम चलाने वाले। हमने तो ये देखा है कि एक काम में अल्लाह ताला ने एंटर किया और हमें ये फील होता है कि वो आगे खुद ही लेकर जा रहा है। हम मेहनत करते हैं, चीज़ें आगे चलती जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह जो आपका काम है, जो आपकी नीयत है और जो आपका नाम है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला मिलके बहुत ही अच्छी वाइब्स दे रही हैं। अल्लाह से दुआ है हमारी कि आप इस पर तरक्की करें। अच्छा, ये तो हो गई तालीम। एक और मेरे माइंड में सवाल था, वो ये कि बच्चियों का रिश्ता कराना या ऐसी कोई हेल्प करना, किसी घर में कुछ सामान नहीं तो उस तक दे देना, क्या इस किस्म की भी हेल्प करते हैं या आप सिर्फ स्ट्रिक्ट है बच्चों की तालीम पर? नहीं, हमारे तकरीबन 7 to 8 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिन पे हम वर्क करते हैं ना। तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के अलावा मैरिज सपोर्ट का भी हमारा एक सेगमेंट है। उसमें तकरीबन 157 ऐसी फीमेल्स हैं जिनको हम अभी तक सपोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं मैरिज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मतलब ये एक अलग हमारा सेगमेंट है। इस पे भी हम वर्किंग करते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं फैमिली को कितने की नीड है, हम कितना अरेंज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, फिर वो उनको करके देते हैं। सही, माशाल्लाह। अच्छा साइम, मैं एक और बात जानना चाहूँगी। देखें, ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि हालात कब ऊपर होते हैं कब नीचे पता नहीं चलता। क्या आपके पास वो तालिबे इल्म, वो यंगस्टर्स भी आ सकते हैं कि जिनके हालात अच्छे ना हों, वो अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से नहीं कर पा रहे, तो क्या आप उनको भी सपोर्ट करते हैं अपने सेंटर्स में या जो कुछ करना चाहें? बिल्कुल। इसमें से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वो बच्चे जो कॉम्पिटेंट होते हैं
अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम टीम में भी ले लेते हैं, मतलब अपने पास अच्छा। हायर भी कर लेते हैं उनको माशाल्लाह। हेल्पिंग हैंड के तौर पे, और माशाल्लाह। उनको पे भी करते हैं। इसके अलावा हमने एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है, अच्छा वो वालिद साहब के नाम से ही, प्रोफेसर मोहम्मद सईद के नाम से। उसमें अच्छा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो लेना चाह रहा होता है और कॉम्पिटेंट बच्चा होता है, अच्छी परसेंटेज वाला, उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि वो आगे जाए। माशाल्लाह। काफी सारे बच्चे जिनको हमने सपोर्ट किया है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी ये बात है education साइन, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, आपको पता है कि हर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से काफ़ी हद तक लोग हैं जो दो चार हैं, और बच्चों की तालीमों पे बहुत असर आ रहा है कि इनको मैं खुद जानती हूँ, हमारे कुछ हैं वजहात काफ़ी आसपास इस तरह के लोग बिल्कुल। कि उनको स्कूल छोड़ने पड़ गए, बदलने पड़ गए सही हैं बात है, उनको बिल्कुल स्कूल। ऐसा ही है। और इस तरह स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं तो उन लाइक बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाए, वो पढ़ें तो कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो ये होता है कि कोई बच्चे की तालीम रुके ही नहीं, बस किसी मतलब अपने वसाइल से हम जितना कर सकें अच्छा। कोशिश करते हैं कि हम उतना आगे लेके जाएं। अच्छा सही। मतलब यही बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे अभी आपको मैंने मैरिज सपोर्ट का बताया, हमारा एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी प्रोग्राम है। अच्छा। तकरीबन अभी तक हम 55 या 54 लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं अपना कारोबार लगाने के लिए। ओ अच्छा, माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। very जैसे nice। किसी को सिलाई मशीन की जरूरत है, घर में काम करना है, खातून ने, बेवा है, उनको सेटअप लगा दिया। ये तो किसी को बहुत अच्छी केबल बात है। लगाना है, अपना छोटा सा काम करना है, उसको लगा दिया। कोई मिसाल है आपके पास गुज़श्ता 6 महीने में किस टाइप की आपने मदद की है लोगों तक? रिसेंटली ताकि लास्ट उनको- वीक हमने एक केबल सेट करके दिया था नॉर्थ कराची में। वो एक अच्छा। इंडिविजुअल थे, काफी अरसे से परेशान थे, मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने हो गए थे। अच्छा अच्छा। काफी किस चीज़ का problem- केबिन? इसी का मतलब ये पान वगैरह का इस अच्छा, तरीके का होता है, अच्छा, जितनी भी चीजें मल्टीपल चीजें, ग्रोसरी आइटम, जो भी वो चाहता है, महारत रखता है, आप उसको दीजिए। एग्जैक्टली। इससे तकरीबन 1 महीना पहले हमने सिलाई मशीन का करके दिया था। वो एक डाइवोर्स खातून थी, अच्छा वो नीट थी, अपनी रनिंग करनी थी, वो सिलाई कर सकती थी, उनको हमने अरेंज करके दी कि यार आप अपनी रनिंग करें। तो मतलब वो रेगुलरली जैसे जैसे केसेस आते हैं स्टडी करके देख के फिर उसको आगे फर्दर करते हैं। मतलब ये माशाल्लाह। चेन है, मतलब हमें लगता है कि जहाँ पे जरूरत है, नीड है, वहाँ बिल्कुल करते हैं। नहीं बिल्कुल। और आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं हमारा ये कहना चाहूँगा इनको कि जिनको मदद चाहिए वो भी इनसे कांटेक्ट करें, और जो मदद दे सकते हैं, जो इनकी वाकई मदद में। कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी मदद ये करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। उनकी मदद करें ताकि हमारा जो ये सिलसिला है बढ़े। अच्छा साइम भाई, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि हमारे माशरे में ये गदागरी का मामला और डिफरेंट टाइप ऑफ गदागर जो है वो आ गया। पहले हाथ फैलाते थे, अब वो ड्रामेबाजी भी करते हैं। वाकई में। अब जगह जगह पे दस्तरखान भी लग रहे हैं, लोगों को मांगने की आदत भी बढ़ गई है। इसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि कौन सा बंदा जो है हकदार है और कौन सा ड्रामेबाजी कर रहा है? सर देखिए, वैसे तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं और काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को क्रिटिसाइज करूँगा या कुछ वो है, पर ये कि हम इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते कि हम ऑन ग्राउंड बिठा कर किसी को खिलाएं। मैं भी नहीं सही। करता। हम कहते हैं कि यार उसको सेल्फ रिलायंट बनाएं और वो तो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने पाँव पे खड़ा हो सके, कुछ कर सके। मतलब ये तालीम वाली ऐसी चीज़ है जो लोग, मेरा जो नज़रिया वो ये है कि हमें लगता है कि हम खाना खिलाएंगे ना तो उसके समरात, उसके जो बेनिफिट्स हैं या उसका जो सवाब है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो गया हमारे पास। सही। हमें ये लगता है सही। कि अब एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें हमें वो समर देखना पड़ता है। 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यार एक बच्चा बनेगा, सही बात। उसकी पूरी फैमिली बनेगी, बच्चे पढ़ेंगे आगे, उसकी फैमिली बनेगी, मतलब एक लंबी जर्नी है। तो वो ज़्यादातर लोग, मुझे यही लगता है कि लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर सही। पेट भर जाए। ज़्यादा जो है हो जाए। तो वो होता ही है कि बेसिकली लोग वहाँ से खा तो लेते हैं पर वो उनकी आदत हो जाती है, बिल्कुल। वो कभी ना काम पे लगते उनको भी हैं, ना चाहिए करते जो कि काम कर रहे हैं, जो कि 2-3 मेरे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, नियत उनसे आप बैठो, बड़े जज्बाती हैं, कि एलिजिबिलिटी जरूर देखें कि आया कि ये बंदा खाने का हकदार है कि दूसरे का हक तो नहीं खा रहा। हम भी डॉक्टर हैं साइम भाई, कोई पेशेंट आता है हमसे फीस कम कराता है हमारा, तो हम उसकी जरूर कर देते हैं जो कि वाकई नजर आ रहा वाकई है। जो नजर आ रहा है और जो बिला वजह की बात करता है, जिसकी आदत होती है, आपको पता है ना, कपड़ा लेने भी जाते हैं तो उन्होंने बोलना होता है हाँ, कपड़ा, बस। उनकी मैं सख्ती से उनको मैं डांट देता हूँ कि आपको सही क्या करते जरूरत है हैं। फीस कम कराने की। वाकई में तो सही ये करते सर हैं। आप जरूर देखिएगा कि ये ना हो कि आदतें खराब हो जाएं। नहीं, किसी इस को पे हम पूरा चेक रखते हैं, मतलब जितने भी हमने प्रोग्राम्स बताए ना तो हम इसमें फॉलो करते हैं, विजिट करते हैं, उस अच्छा। पार्टी को देख कर आते हैं, फिर अच्छा। ओके करती है जब टीम सारी, फिर हम उसको थ्रू करते हैं। तो साइम भाई, ये आप मुझे बताएं कि मतलब लोग किस तरीके से आपसे रब्ता करते हैं। अब जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं, असल तो आपका मकसद उन्हीं को ही टारगेट करना है जो कि हाथ नहीं फैलाते शर्म के मारे, सिर्फ अपने रब से मांगते हैं। तो फिर आप किस तरीके से टारगेट करते हैं या वो आपको किस तरह अप्रोच करते हैं? अच्छा, इसमें मैं बस कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जितने प्रोग्राम्स हमने अभी बताए ना, इसमें जहाँ सफ़ेद पोशी की आप बात कर रही हैं, तो जी। सफ़ेद पोशी में ये होता है कि तकरीबन 128 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हम मंथली सपोर्ट करते हैं। उसमें बेवा भी है, यतीम भी हैं और मतलब माजूर लोग भी हैं। माशाल्लाह, किसी को मेडिसिन की मद में, किसी को एजुकेशन फीस की मद में सपोर्ट करते हैं। पर ये पता किसी को नहीं है कि वो 128 कौन है। माशाल्लाह, 128 लोगों को कोई नहीं जानता, बस हमें वो पता है, हमारी टीम को पता है। हम खामोशी से जाके उनके घर पे
या ऑनलाइन जमा मतलब करवा पर्दा दिया। रखा हुआ है आप लोगों ने उनके ऊपर और भी। ये सफेद पोशी पे मैं मजीद भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी रमजान स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया था, जैसे नॉर्मली अच्छा। करते हैं राशन वगैरह के लिए, अच्छा। उनको हमने पहुंचा कर दिया। फिर सही। हमने 5 पहली दफा बचत बाजार लगाए, अच्छा, उसमें हमने 30% ऑफ पे चीजें दी हैं। तो माशाल्लाह। वो एक नॉर्मल मार्केट थी। ये बाजार किधर है तो मुझे भी बता दो, क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं मुझे लगता है हमें सबको जो है बचत बाजार जाना चाहिए। वाकई। हमने सर 5 वैसे बता भी दे हमारे लोग देखने वालों को। हमने 5 लगाए, रैंडमली लगाए, ठीक। 2 अच्छा। कोरंगी में लगाए, एक मंगो पीर में लगाया, एक लियाकताबाद में लगाया, एक मलीर में लगाया। वेरी गुड। मतलब हमने रिसोर्सेज के हिसाब से, पहले ये कि थोड़ा अफोर्डेबल होता था, अब ये क्योंकि कॉस्ट इतनी होगी और हम 30% खुद से ऑफ देते हैं अच्छा, अपने उससे, तो वो बहुत कॉस्टली हमें पड़ जाता है। वाकई तो हमने में। आप कोशिश तो की दे ही है। रहे ना आगे पैसे भी। तो उसमें ये होता है कि सर एक नॉर्मल बाजार है, किसी पे कोई फेवर नहीं है, आएगा अपनी परचेसिंग करेगा चला जाएगा। तो वो सफेद पोशी वाली चीज हमेशा रहती है, माशाल्लाह, किसी को वो नहीं माशाल्लाह। पता चलता है। खूबसूरत मतलब है। ये तो साइम वही बात होगी ना कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना कोशिश चले। यही करते हैं कि मतलब दूसरे में उसमें होना हो, मतलब अगर हम वो केस कहीं हाईलाइट भी करते हैं तो उसको कवर करके करते हैं, किसी को कवर पता नहीं करके चलता। वो है ना, क्योंकि आजकल वही है साइम भाई, देखने में आता है कि लोग जरा सा भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी, हर किसी का एक अपना नजरिया है, अपना अकीदा है, तो वो हर कहीं सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की है कि वहाँ पे आप लोगों ने वाकई में पर्दा रखा हुआ है, आप मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश। और अल्लाह आप लोगों को देखे, माशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत कामयाब किया अल्लाह पाक ने आप लोगों को मतलब यहाँ तक हमें अपना पहुंचे। सफर तो खैर माशाल्लाह से जैसे आप कह रही हैं मतलब बड़ी कामयाबी लगती है, पर हमारी ये पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मदद करे तो यकीनन इसका 3 गुना 4 गुना हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम सब इंशाल्लाह बाबा जी। चलो ये तो आपके साथ बातचीत चल रही है, मेरे अंदर डॉक्टराना सवाल आ रहा है। वो ये कि हम मैं और हमारा अमूमन बात करते हैं, पूरे रमज़ान हमने बात की कि लेना देना करना चाहिए, इससे दिमाग को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है, अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी नज़र आता है। आपका माशाल्लाह रोज़ का काम यही है, तो आपका दिमाग, जहनी सेहत और सुकून का क्या लेवल है, क्या कैफियत आती है आपकी? सर जहनी सुकून का तो बस अल्लाह ताला की मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर जानते हैं कैसा लगता है सारा काम करके? सर, मतलब बड़ी सेटिस्फेक्शन फील होती है, मतलब आपके हाथ से किसी को जा रहा होता है ना, देने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। वसीला अगर आपको बनाता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन सी फील होती है, और आप यकीन जाने इतने कंटेंटेड होते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं, कुछ होता है, हमारा ऐसा होता है, आप यकीन जाने घर पहुंचते हैं अक्सर सोफे पे बैठते हैं ना, सो जाते हैं। अच्छा, आप इससे अंदाजा लगा लें, ये सुकून की अलामत है ये। वाकई में आप मजा। अंदाजा, हमें खुद भी होश नहीं होता, फिर वो घर वाले अच्छा। आके उठाते हैं, अच्छा खाना खा ले, आधा घंटा सो गए, 1 घंटा सो गए। तो मतलब वो बताना चाह रहा हूँ कि हमारी रूटीन ऐसी बन जाती है कि वो सेटिस्फेक्शन वाली बात तो मैं बिल्कुल 110% नहीं बोलूँगा। देखो, मैं आपको बताऊं सैम एज अ डॉक्टर कि आप बहुत मेहनत मुशक्कत करके भी आ रहे हो ना, अगर सुकून नहीं है तो भी आप नहीं सो वाकई में, सकते। एग्जैक्टली। वाकई ये जो में। प्यारी सी नींद है सोफे वाली, कभी कभी मुझे भी आती है कि आप यूं कर बैठे, ये नींद उन किस्मत वालों को आती है जिनके जहन में सुकून हो और प्रॉपर थकन हो हल्की सी। बिल्कुल और ये मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि सर मतलब हमारे साथ जो लोग स्टार्ट हुए थे ना, बिल्कुल बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट प्रोफेसर हैं, जहांगीर साहब हैं, वो हमारे नेशनल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं, अच्छा इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारी टीम तकरीबन 100+ है, अच्छा, मतलब सब माशाल्लाह। एक ही नेचर के हैं, हम बिल्कुल फैमिली की तरह काम करते हैं। जबरदस्त। मतलब अगर हम 11 बजे बाहर हैं, वो हमारे साथ हैं, माशाल्लाह। रिगार्डलेस के वो हमारे साथ काम करते हैं, कुछ बिल्कुल एक ओपनली सब सेम लेवल का एफर्ट कर रहे होते जी, जी। हैं। हम नहीं भी होते, कभी बैक पर होते, तो हमें ये तसल्ली होती है यार हमारे सारे बिल्कुल बिल्कुल। टीम आगे वो काम वैसे ही कर रही है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है जनाब। है। तो सैम आपके इस काम में आपकी फैमिली वगैरह भी है, वो भी आपका साथ देती है? फैमिली देखिए, फादर ने तो इनिशिएट किया था, जी, भाई छोटे मेरे साथ होते हैं, अच्छा, मतलब ऑन एंड ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा। बाकी फैमिली की तो सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि वो पूरा दिन बाहर छोड़ देती है और जो है, हो। रात को 1 घंटा मुलाकात होती होगी, 2 घंटे। ये भी बहुत बड़ी बच्चे भी वेट कुर्बानी कर रहे है। होते ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जनाब, ये आप उनसे लेकिन- माँ से पूछें। लेकिन वजह देखें, वो भी समझते हैं इस बात को कि जो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो सही ये बात। कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलते फिर आप बिल्कुल वही बात है, शुरू में होता है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिविटी, पर अब बहुत ऐसी बात, उनका सपोर्ट है, वालदा का, वाइफ का, तो मतलब चीजें चलती हैं, मैंने देखा है। अगर वो कहीं रुक जाए, रेजिस्टेंस शो करें, तो आप जाहिर सी बात है आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल। काम रुक जाएगा। अच्छा साइम भाई, आखिरी सवाल मेरी तरफ से जी जी। कि अब लोग आपको देख रहे हैं, इंटरनेशनली भी देखते हैं लोग, यूट्यूब पे भी देखते हैं, डिफरेंट तरीके से आपको देखा जाता है हमारे चैनल से, तो आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे, किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें जो आपको हेल्प कर सकें ताकि आप आगे लोगों की हेल्प कर सकें? जैसे हमारे सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया पर है, वो बताएं जरा थोड़ा। सोशल मीडिया पे द सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमारा ठीक है। पेज है, इंस्टा पे सोशल बॉन्ड ऑफिशियल के नाम से, हमारी वेबसाइट है thesocialbond.org, प्लस हमने इन्हीं सब पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ठीक जो है। रब्ता करना चाहता है किसी भी हवाले से वो कर सकता है। और हम तो ये कहते हैं कि हम ना हो तब आप आएँ,
क्योंकि हमारे रनिंग प्रोजेक्ट्स है ना, तो हम वैसा नहीं चाहते कि हम मौजूद हैं, हमारी एक खौफ से काम हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम ना हो तब आप आए, देखें, इवेल्युएट करें, फिर उसके बाद डिसाइड क्या बात है करें। जनाब। बड़े सादा पाया मैंने साइम को, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। बहुत अच्छा और लगा। मैं और हमारे की तरफ से देखने वालों को यही मैसेज है कि प्लीज़ लोगों की मदद करें और साइम से कांटेक्ट करें। वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो इनको कुछ अपनी तरफ से हेल्प करें ताकि दूसरों की हेल्प कर सके। बाकी अब हमारा जाने और किचन जाने। और किचन जाने, अब मुझे साइम किचन बुला रहा है। हमारे होम शेफ हैं, हम भी एक छोटी सी सपोर्ट करते हैं अपने होम बेस्ड शेफ्स को, तो अब मेरा टाइम हो गया वहाँ जाने का। थैंक यू जी फरहीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़ा ज़रा बताएं, आपने जो मूस बना रही थी आप और क्या किया? मूस को अभी मैंने ठंडा होने के लिए है ना रखा हुआ है। सबसे पहले हमने चॉकलेट एंड बटर को है ना मेल्ट करा, जो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, फिर हमने उसके अंदर 3 एग योक ऐड कर दी। ठीक है, एक बोल के अंदर हमने 3 एग वाइट को बीट करा और है ना 150 ग्राम व्हिप क्रीम को हीट कर लिया। ठीक है, फिर हमने जो एग योक चॉकलेट एंड बटर का जो मिक्सचर था उसके अंदर 50 ग्राम हमने है ना कैस्टर शुगर या है ना सीवी चीनी वो हमने ऐड कर दी। फिर हमने इन सबको बिल्कुल लाइटली हैंड से है ना मिक्स कर दिया। फोल्ड करना है, मतलब फोल्ड करा है बिल्कुल लाइटली। फिर उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको हमने ना फ्रीज कर दिया है अभी। अच्छा, इसको हम चाहें तो हम सिंगल के तौर पर मोल्ड्स में भी हम चाहें तो सेट कर सकते हैं। हम रेमेकन मोल्ड्स हो गए, जैसे हम इसके अंदर भी सर्व करके ऊपर है ना पाइपिंग करके और इसको सर्व कर सकते हैं। किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप पाइप भी कर सकते हैं इसको। या तो हम अगर सिंगल सर्विंग है तो हम इसके अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं व्यूअर्स। फरहीन ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी इसकी प्रेजेंटेशन करना चाहें, जितना खूबसूरत बनाना चाहें, ये आपके ऊपर है। और ब्राउनी तो बहुत मज़े की लग रही है। वैसे सीरियसली मैं एक बात बताऊँ, ब्राउनी मुझे बहुत मुश्किल से समझ आती है, और ब्राउनी अच्छी बनी हो फिर मेरा हाथ नहीं रुकता। अब मैं इफ्तार में खाऊंगी और बताऊंगी। वैसे मैं फरहीन की कुछ चीज़ें पहले खा चुकी हूँ और मुझे आइडिया है इनके जो बेकिंग करती हैं बहुत अच्छी करती हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। स्पेशल जो शुगर होती है वो बैलेंस्ड होती है। मीठे का मतलब भी मेरे लिए ये है, ना कि वो इतना मीठा हो कि आप एक मीठा साथ में पानी, एक बाइट और साथ में पानी, मेरा तो वो हिसाब होता है फिर। तो मैं लाजमी अफ्तार में टेस्ट करूंगी और फीडबैक दूंगी मैं फिर कैसे बनी है। अच्छा फरहीन, बताएं आपको कैसा लगा हमारे होम शेफ्स विदान पे आके? बहुत अच्छा लगा। आप हमें जितनी भी टीम है सब बहुत अच्छे हैं और यहाँ का माहौल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत अच्छा है, अपनायत सी लगी। हमारा देखिए मकसद ही यही है कि हम उन होम शेफ्स को सामने लेकर आएँ जो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाता, या हम वो शायद कर तो रहे हैं लेकिन दुनिया को सिर्फ एक नज़र दिखाना है ताकि ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं वहाँ पे जो देख रहे हैं हमें, बहुत इस तरह की खवातीन है, मर्द हजरात हैं कि जिनको कहते हैं ना एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो जो आप लोग को देखेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगी। हैं जो घर में बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो आगे नहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो दिखा नहीं सक रहे अपना काम। तो बस यही हमारा एक मकसद है जो आन टीवी कर रहा है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस कोशिश को पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपका फीडबैक भी आ रहा है। और फरहीन, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, आपने ब्राउनीज़ और मूस की इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की आपने। इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे। और नाजरीन, अब यहाँ पे टाइम होता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्या होगा ये तो आप भी जान चुके हैं, तो हम लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए आन रमज़ान। मेरी किचन में जाने की होम शेफ ने तो रेसिपी शेयर कर दी आपके साथ, लेकिन अब मैं क्या बना रही हूँ, मैं अपने झटपट किचन में आपके साथ शेयर करूँगी झटपट रेसिपी। और उस रेसिपी में मैंने सोचा क्यों ना मैं आज फ्रूट्स इस्तेमाल करूँ। रमज़ान में ख़ास तौर पे चाट तो हर कोई बना रहा होता है, खैर रमज़ान के बाद भी हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए डिफरेंट तरीक़ों से। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर में काफ़ी फल आ जाते हैं और कुछ थोड़े थोड़े बच जाते हैं, सेब, अंगूर या केला, इस तरह
अमरूद हो गया। फिर हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। अक्सर तो हम चाट बना लेते हैं क्योंकि जो बहुत ही एक आसान तरीका है, लेकिन आप इसका सैलेड भी बना सकते हैं, इसको एज अ डिज़र्ट भी बना सकते हैं सिंपल से फ्रूट्स के साथ ही। और कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स होगी जो हम इसमें शामिल करेंगे और एक ज़बरदस्त सा आप फ्रूट सैलेड बोलें या फ्रूट डिज़र्ट बोलें, ये तैयार हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसको ठंडा करना है, सही ठंडा करके आपने खाना है। और एक और मज़े की बात कि अगर आपका दिल करे ये रेसिपी बनाने का, तो आप क्या करें, किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी हो, क्योंकि हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, क्रीम यूज़ करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो फूड पैंडा आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। आप ऑर्डर कर सकते हैं फूड पैंडा मार्ट पे, अपनी जो आपको सामान मंगवाना हो आप ऑर्डर करें, उनका राइडर कुछ ही देर में सारा सामान आपके घर तक पहुंचा देगा। और यही फ़ायदा है फूड पैंडा जो है अपने होम शेफ़ कैटेगरी जो है, वहाँ पे जो जितने भी शेफ़्स हैं घर से काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको तो वो सहूलत दे ही रहा है, लेकिन इसके अलावा वो और भी बहुत सहूलतें दे रहा है। तो आप ना नहीं कर सकते कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है या घर में कोई नहीं है लाने के लिए, तो मैं किस तरह बनाऊंगी। फूड पैंडा ने बहुत आसानी कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सेब शामिल किए हैं और ये रहा माल्टा ऑरेंज, ये मैंने शामिल कर दिया है। ये अमरूद है, कोशिश कीजिएगा कि अमरूद के बीज निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर इस तरह किसी मीठे में या किसी चीज़ में आप खा रहे हो वो फिर दांतों में आते हैं। अक्सर तो खैर मेरे साथ ये मसला है कि मैं उसको मतलब चबा नहीं सकती, तो मैं हटा देती हूँ बीज, लेकिन अगर आप चबा सकते हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह इस्तेमाल करें। और ये यहाँ पे केले हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं। देखें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आसानी से मिल जाती हैं। जो ना मिलें आप ख़रीद लें, जो फ्रिज में पड़ी हैं आपके पास उसको आप इस्तेमाल कर लें। ये अंगूर हैं, ये मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी। और साथ ही ये है कॉकटेल टिन, ये मीडियम साइज़ का आप एक ले लें और ये इसमें शामिल कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे अनार है और ये कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ें हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, जो मैंने इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस हैं, बहुत ही सिंपल, मतलब जब मैं ऐड करूँगी तो आप खुद देखेंगे, वो मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। और जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, आपको पता है कि केला हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे स्ट्रेस लेवल के लिए भी कहते हैं केला बहुत अच्छा है, आप खाएँ। और ये किस तरह की डिश है कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, आप इसको खाएं। इसमें अनार का इस्तेमाल है, लाइट भी है, इसके अलावा इसमें हमने जितने फ्रूट्स ऐड किए हैं इसमें, तो ये हेल्दी भी है। और स्पेशली आप बच्चों को लाजमी दें, क्योंकि बच्चे अक्सर बहुत तंग करते हैं फ्रूट खाने के मामले में या सब्जियां खाने के मामले में। अगर आप इस तरीके से देंगे बच्चों को तो वो खुशी से खाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ फ्लेवर भी है, कुछ टेस्ट भी है इसमें। और मैं तो यही बोलूँगी कि खुशियों के मौक़ों पे इस तरह की चीज़ लाजमी रखें। ख़ास तौर पे अब आपको पता है कि हर किसी की कोशिश होती है कि हम ईद पे कुछ ना कुछ नया बनाएं, और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें आप एडिशन एक इसका भी कर सकते हैं, फ्रूट डिज़र्ट का भी कर सकते हैं, क्योंकि बनाना भी आसान है और ऐसी लाइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं स्पेशली किसी ओकेजन्स पे, और आप फिर इसको घर में बनाएं। अच्छा, ये देखें, अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है और यहाँ पे मैं ये क्रीम इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, मैं ज़रा ये स्पैचुला ले लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से मैं इसको स्क्रैप कर लूँ। और अच्छा, मीठा बनाने का मेरा मकसद क्या है? आप सोच रहे होंगे आज हमारा फिर फ्रूट सैलेड तो बना रही है या फ्रूट डिज़र्ट बोल रहे बना रही है और उसमें कुछ मीठा मीठा भी डाल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब बात होती है खुशियों की तो मिठास की एक अलग ही बात होती है, एक अलग जायका होता है। हम लाजमी अपनी खुशियों में मिठास को शामिल करते हैं, मतलब कुछ मीठा बनाते हैं, और मीठा फिर आसान हो, क्योंकि झटपट सेगमेंट है ये, तो कोशिश मेरी यही थी क्यों ना मैं कुछ आसान शेयर करूं जो कि हेल्दी भी हो, इजी भी हो, और बड़े और छोटे सब उसको खा सकें। अब ये क्या है मेरे पास? ये है कंडेंस मिल्क, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इस तरह से, ये देखें। अच्छा, आपके पास खजूरें बच जाएं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। खजूरें तो वैसे हम सिर्फ माह रमज़ान में ही खाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम सारा साल, मतलब साल भर हम खजूरें खाएं।
क्योंकि उसके भी बहुत फ़वाइद हैं। खजूर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, नेचुरल शुगर की एक बेहतरीन सोर्स है और आपके ब्रेन की नशोनुमा के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो लाजमी 2 खजूरें बच्चों को आप दें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो खा सकते हैं, जिनको अगर शुगर पेशेंट नहीं है, मतलब डॉक्टर से आप पहले पूछ लें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये है काली मिर्च, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा से टेस्ट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करूँगी, हल्का सा, कि उससे एक अच्छा सा एक बैलेंस फ्लेवर हो जाएगा इसका। और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसको देखें, बहुत सिंपल है। फ्रूट्स आप फटाफट काटें, किसी को साथ लगाएं, ये जितने भी फल वगैरह हैं काट के, और इसमें आप ये तमाम चीज़ें डालें, इतनी इजी इंग्रेडिएंट्स सारी, और इसको आप ठंडा करें इस तरह से। अच्छा, इसको आप फ्रिज में रखेंगे कम से कम भी 6 घंटे के लिए, लेकिन मैं इसको यहीं पे प्रेजेंट करूँगी आपके सामने। और एक चीज़ रह गई, आप भी सोच रहे होंगे कुछ पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे है कॉकटेल टिन, जो फ्रूट सिरप है, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी, ये देखें इस तरह से, तो इससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और ये इसको मिक्स कर लिया। बस बात यह है कि आपने इसको ठंडा करके सर्व करना है, गरम गरम ना कीजिएगा, मर्ज़ी है, रूम टेम्परेचर पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मेहमान इस तरह के आते हैं हमारे घर में जो ठंडा नहीं खा सकते, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा निकाल के बाहर रखें आप इसको कवर करके और बाकी आप फ्रिज में रखें। ये देखें इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे इसको, अच्छा, आप चाहें तो एज़ इट इज़ मतलब किसी दूसरे बाउल में डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं, या इस तरह इंडिविजुअल सर्विंग भी आप कर सकते हैं। मैं इसको ये सर्व करूँगी इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है, इसके कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं जो इसमें फ्रूट्स ऐड किए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। इसमें तो आप बच्चियों को लगा दें, जो घर की बच्चियां हैं उनको भी कुछ ना कुछ शौक़ होता है कुछ मीठा बनाने का, अक्सर वो रेसिपीज़ पूछती हैं, तो आप उनको बोलें बेटा ये चीज़ें हैं और आपको देते हैं और ये बनाएं। और अच्छा भी लगता है जब बच्चियाँ कुछ बनाती हैं, खुशी से बोलती हैं, उनकी तारीफ़ होती है, तो उनका फिर और दिल करता है कुछ ना कुछ नया बनाने का। और सिर्फ मीठा ही नहीं बनता किचन में भाई, आगे त्यौहार है और चाहे रमज़ान भी हो तो नमकीन तो लाजमी बनता है, क्योंकि वो हमारे दस्तरखान की एक रौनक है, जीनत है। और जब बात आती है नमकीन खानों की तो यहाँ पे बात आती है लाजवाब फूड्स की, लाजवाब के मसाले हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी ख़ास बात यह है कि जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो बिल्कुल जिस तरह घरेलू एक रिवायती जायका होता है खानों में, जैसे हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही जायका आता है। कोई जज नहीं कर सकता कि आपने कोई डब्बे का मसाला इस्तेमाल किया है, ये बहुत ख़ासियत है इसकी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, क्योंकि लाजवाब रिवायती जायकों के साथ साथ खाने की हिफाजत और म्यार पे भी गहरी तवज्जो रखता है। और इनके जो टेस्ट किचन्स हैं उसमें ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ताकि अपने सार्फिन को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन मसाले प्रोवाइड कर सकें और उनके खानों की जीनत बन सकें। तो झटपट रेसिपी तो मेरी हो गई है तैयार, और अब इसके साथ हो गया है ब्रेक का टाइम। लेकिन ब्रेक से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम खाने बनाने की बात करते हैं, आपको पता है तो उसमें कुकिंग ऑयल जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो फ्लेवर है वो कुकिंग ऑयल से ही निकलता है। जो कहते हैं ना कि एक बेस होती है, उसमें अगर आप ख्याल रखें, ध्यान रखें और एक ऐसे प्रोडक्ट को अपना दोस्त बना लें अपने किचन में, तो मेरा ख्याल में आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हर कोई तारीफ़ करेगा। और वो प्रोडक्ट कौन सा है? वो है डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि 80 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया डालडा कुकिंग ऑयल को, और वो अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। यही उसकी कामयाबी का राज है, जो अब तक वो कामयाब है। तो अब टाइम हो गया है एक ब्रेक का। देखते रहिए आन रमज़ान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने शो पे और अब आया है सेगमेंट जिसको कहते हैं सेलिब्रिटी लाउंज। तो आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं मिस्टर, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उनको बुलाने के लिए। वो तो इसलिए एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन वजहात वो आ जाएं वो नहीं आ रहे। और जब इनको पता चला कि वो नहीं आ रहे क्योंकि वो बहुत मसरूफ़ हैं, हिट पे हिट ड्रामे उनके आ रहे हैं, बहुत काम है उनके पास और उन्होंने ख़ास टाइम आज निकाला है हमारे लिए। और जैसे ही वजहात को पता चला तो आप इनकी खुशी देख सकते हैं। तो आप फिर कि फाइनली वो आज आ गए हैं हमारे शो में। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम जो शो आपके लिए कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर हो, और अगर गेस्ट नहीं आते तो हमें लगता कि हमारा शो बेहतर से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में अपना काम को स्टार्ट किया और बहुत तेज़ी से अपना नाम कमाया। और जनाब अब इतना नाम हो चुका है कि वो हमें टाइम नहीं दे रहे थे, तो हमने सोचा आज हम उनको पकड़ के बुला लें। क्यों? और ज़बरदस्ती बुलाया या वो खुद आए हैं शायद? नहीं, वो आ गए, हमारी मोहब्बत में आए तो बुला ले फिर। हाँ ना, बुलाते हैं ना, और क्या, जरूर चले जी। हमारे साथ है आज द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन पाकिस्तानी मीडिया जनाब मुनीब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। इतना लंबा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मैं सो गया था। अब इतनी तारीफें कर लिए, बुला भी लो। अब क्या करें जनाब? वेल थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच। नहीं, एक्चुअली यू डिजर्व इट मुनीब। सारी बातें जो हैं आपने इतनी मेहनत की है और अपने आप को इतनी तेज़ी से चेंज लेकर आए हैं कि माशाल्लाह से अब तो आप पाकिस्तान के मायनात सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और माशाल्लाह जो उनके काफ़ी काम तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो माशाल्लाह कुछ ड्रामे इनके इतने ज़बरदस्त और हिट गुजरे हैं। और बल्कि मैं कुछ बात भी करूँगी, पूछना भी चाहूँगी उन ड्रामों के लिहाज से। कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के हैं कि इस तरह वो कहते हैं ना कि दिल में बस जाते हैं, आप एक अटैचमेंट हो जाती है उन कैरेक्टर्स के साथ। तो ये शुक्र है कि आप आ गए, आपने टाइम दे दिया। तो मुनीब ये बताया, अपार्ट फ्रॉम योर शोबिज़ लाइफ, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, बल्कि गुजर गए अब तो, और क्या आपके पार्टिसिपेशन है अपने घर पे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान हमेशा जो है वो अच्छे गुजरे होते हैं, और रमज़ान जब भी स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादतों के लिए जो है वो मुकर्रर करना है। बट इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहा, वही इसी वजह से बिकॉज क्योंकि सीरियल स्टार्ट हुआ था रमज़ान, टाइम नहीं मिल सका उस तरीके से। लेकिन मेरे ख्याल से जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव यही हो रहा होता है इंसान का कि यार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब और ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। तो मेरा भी वही ऑब्जेक्टिव होता है हर साल। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप और देखिए कमाते हैं यूँ कि आप अपनी वाइफ की हेल्प करें या घर पे आप तो ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं आप। नहीं, मैं अगला सवाल, पहले वाला क्वेश्चन जो है ना वो फिर आप पहले वाला क्वेश्चन आपने रिवायती रखा, आप डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यार वो बुकिंग वाली बात करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कोई वाइट मिल जाए, कोई एक आधी क्लिप मिल जाए, वो चाह रहे थे। तो मुझे डायरेक्ट बताएं ताकि मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ दे दूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं क्योंकि लोग आपको इतना फॉलो करते हैं। डेफिनेटली यार, कुकिंग का तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है और कुकिंग करनी भी चाहिए। कुकिंग एक तो जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी भूख मर जाती है। ये बात अगर जिस इंसान ने खुद खाना बनाना है ना तो उसकी भूख मर जाएगी। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा मेरी डाइट चल रही होती है तो उन दिनों में मैं क्या करता हूँ, मैं खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आधी भूख तो वहीं पे मर जाती है किचन में, आधी फिर जो थोड़ा बहुत खा लेते हैं वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये कि मज़ा आता है इफ्तारी साथ बनाने का, साथ खाने का। तो आप बहुत मिस कर रहे होंगे फिर, क्योंकि माशाल्लाह मेरी 2 इफ्तारियाँ हुई हैं। एक मेरी जो फर्स्ट रोज़ा था वो मैंने घर पे इफ्तार किया था। अच्छा। और अभी जो 17th रोज़ा था वो मैंने घर पे इफ्तार किया। 2 इफ्तारियाँ हुई हैं मेरी। बाकी आपके वही सेट पे और वहीं सेट पे हुई है। सहरी भी इनफैक्ट मेरी तकरीबन 5 सहरियाँ जो है 5 से 6 सहरियाँ तकरीबन सेट पे हुई हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अभी तक मेरा कोई नहीं छूटा है। सहरी की इफ्तारी की है, सेट पे की है, जो भी की है। और बस आपको फैमिली तो बहुत मिस करती है, आपकी जो क्यूट सी बेटी है वो बहुत मिस करती है। इस दफ़ा असल में यही सीरियल की वजह से जो है ना, ये मुझे पहले से ही पता था कि यार ये इस तरीके से होगा। बट ये कि ठीक है, काम भी है कि इबादत है। बेशक सही बात है, लगन से करें तो वो भी इबादत है। ये बात तो है, मुनीब हमेशा से इसी तरह काम करते रहे डेडिकेशन के साथ। अच्छा, जितना हम आपको जानते हैं कि आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, आपको बहुत शौक है कि आपका एक्सरसाइज और जिम ना निकले, तो शूट पे रहने के बाद तो ये जो जिम का टाइम है, मी टाइम, वो कैसे गुजर रहा है? जिम का टाइम यही होता है कि मैं क्या बोलूं, डॉक्टर साहब बोलूं, वजाहत बोलूं, क्या बोलूं, दोस्त भी है ना, दोस्त भी है ना आपके, तो वजाहत अभी इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, मैं मेरे दिमाग में सारे वो मतलब वो यकीन नहीं आ रहा ना कि आप इतनी सीरियस बातें वजाहत भाई
यार जिम का यही टाइम निकलता है कि रात को जब शूट से पैकअप करके जाता हूँ 11-12 बजे, तो वो दोस्त है मेरा जिसका जिम है, बहुत भाइयों की तरह, तो उससे मैंने चाबी ली हुई है। अच्छा, जब वो जिम ये बंद हो सही है। जाता है तो चाबी मैं उससे लेता हूँ घर पे जाके 12-1-1:30 बजे जाके वर्कआउट करके वेट्स वापस रख के चाबी उसके घर पे देके थैंक यू करके आ जाता हूँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो उस दोस्त को मैसेज ना कर देना फेसबुक पे हाय। नहीं मुनीब, तो नहीं, आप में बहुत- इतनी हिम्मत रहती है फिर सारा दिन नॉन स्टॉप काम हिम्मत करने रहने- के बाद और फिर आप जिम भी देखिए जाते हैं? हिम्मत जो है ना वो लानी पड़ती है, बिकॉज काम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है ना कि अगर वर्कआउट नहीं करेंगे, सही। हेल्दी नहीं रहेंगे, बॉडी मेंटेन नहीं करेंगे तो फैल जाएंगे बैरियर टाउन की तरह। जैसे फैल रहे थे और एक बार फैल गया तो फिर आपको कास्ट कोई नहीं करेगा, ये भी तो एक वजह है ना, दैट्स सी बात है। ये अच्छा। बेसिकली आपको क्या क्या लगता है कि जो आपकी जॉब है मीडिया की एज ए आर्टिस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें जो आपकी प्रोटोकॉल को पूरी की तरह फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि फिटनेस हो गई आपकी और कोई बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो फिटनेस है, फिर स्किन का ख्याल है, बालों का ख्याल है, सही उसके है। अलावा फिर अपनी हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा है, साफ सफाई सुथराई, सही। अपडेटेड रहना फैशन के हवाले से कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, क्या स्टाइल चल रहा है, ग्रूमिंग, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा है, हर चीज़, ये बहुत सारी सही चीज़। बात है। मतलब हर चीज देखी जाती है इसमें, आपको ओवरऑल अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है बिल्कुल। पर्सनैलिटी का। अच्छा मुझे आप ये बताएं मुनीब, आपका जो एक वो ड्रामा है सरेरा, जी। सही नाम लिया है मैंने, जी जी। उसमें जो आपका कैरेक्टर है सारिम का, वो कोई- सारंग। सारंग के सारम सारंग सारंग सारंग, ठीक है, वो मैं कई दफा सुना है, कभी मुझे क्या लगता है, कभी देख क्या लेती लगता हैं है क्या सुनने में। नहीं मैंने देखा है सारंग सारंग, जिसमें सारंग। आप सारंग सॉरी, जिसमें आपका ये बड़ा मशहूर डायलॉग है कि मैं 25 साल से खुद को घोड़े मारूं ऐसा ही है। ताकि मैं दुनिया के सामने खुद को एक्सपोज करने से रोकना सीख लिया है मैंने। और उसमें जो आपका कैरेक्टर था, आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल हट कर है वो कैरेक्टर, जिसमें वो इंट्रोवर्ट दिखाया है, और खैर जो कुछ उसकी मदर करती हैं, फादर जिस तरीके से उसको एक तरह से दुनिया से बचा रहे होते हैं, माशरे से बचा रहे होते हैं। तो जब आपने वो वाला आपने कैरेक्टर किया, जब पहले आपके पास स्क्रिप्ट आई, पहले तो ये बताएं, जब आपने पढ़ा उसको तो आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है वो। असल में वो कैरेक्टर जो था वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, वो मैंने मतलब उस तरह सेलेक्ट नहीं किया था, मुझे ऑफर नहीं हुआ था, वो मैंने मांग के लिया था अपने लिए कि मुझे ये वाला कैरेक्टर करना है। अच्छा। और उसमें फिर मैंने तकरीबन कोई लास्ट 7-8 साल में, मुझे नहीं याद 7 साल से तो मुझे नहीं याद कि मैंने ऑडिशन दिया हो, लेकिन इसके लिए अच्छा। पर्टिकुलरली मैंने ऑडिशन सेंड किया था खुद से, वीडियो क्लिप एक रिकॉर्ड करके। अच्छा। और वो उसमें फिर जो क्योंकि कैरेक्टर डिफरेंट था, और हर एक्टर चाह रहा होता है कि यार अपने करियर के अंदर जो है ना कुछ इस तरह के स्टार्स ऐड करे कि उसके जो एक करियर है वो उसका जो है वो शाइन करे सही बात। 10-15 सालों के बाद। छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको हर एक्टर चाह रहा होता है कि मैं ग्रैस्प करूं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने उसमें कोशिश की, अल्लाह ताला ने कामयाब किया, लोगों ने पसंद किया। वाकई में बहुत ही अलग कैरेक्टर है, मतलब वो देखो तो मतलब बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं जिस तरीके से जी बिल्कुल, वो बना भी अपने बहुत अच्छा, dialogues बना भी आप बहुत अच्छा, वो बोल रहे हैं। इवेंचुअली वो बहुत एक अच्छी चीज और डिफरेंट चीज बन गई। टीवी पे इस तरह का काम होता नहीं है यूजुअली, बिल्कुल ऐसे जब ही वो है। टीवी पे इस तरह की कंटेंट और इस तरह की चीजें आई तो फिर लोगों के लिए भी बहुत नया था, और अच्छी बात यह है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया। अच्छा मुनीब, ये भी तो है कि ज़्यादातर जो मतलब माशाल्लाह जो स्टार हैं, हीरो हैं हमारे मीडिया के, तो वो इस तरह के कैरेक्टर शायद नहीं करते, मतलब मैं सिर्फ जानना हाँ चाह सही रही बात हूँ है। कि देखिए वो ज़्यादातर मैं अवॉइड भी आपको करते बताता हैं। हूँ, उसमें होता यूँ है कि हर एक्टर जो है ना अपने आप को, अपनी इमेज को, अपने आप को एज अ ब्रांड लेके चल रहा होता है हर एक्टर। सही। तो वो हर एक्टर इस चीज़ में थोड़ा सा कॉशियस होता है कि यार मैं कोई ऐसा स्टेप ना ले लूँ जिससे मेरे इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए, या मेरे इमेज के ऊपर क्वेश्चन हो जाए, मेरा इमेज जो है वो स्पॉइल हो। सही। तो हर एक्टर का एक अपना इंडिविजुअल काम करने का स्टाइल होता है। मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा अब मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि हर कैरेक्टर को करके देखना चाहिए। एज एन एक्टर भी आप अपने आप को जानते हैं कि यार मेरे अंदर मैं किस कैनवस तक जा सकता हूँ, मेरी क्या रेंज है एज एन एक्टर। सो लेते हैं बोल्ड स्टेप। यही मेरा क्वेश्चन बन रहा था कि एज अ हीरो तो आप आना चाहते हैं सब जी। जो है, लेकिन कभी ये सोचा है, सोचना शुरू कर दिया कि हीरो के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर भी पकड़ूं जो कि विलन भी हो सकता है, कोई और ऐसी चीज हो सकती है जिसकी बेस के ऊपर अपनी एक्टिंग कैरेक्टर कैसे पकड़ूं कैरेक्टर चाहता हुआ कैरेक्टर पकड़ लूं कैरेक्टर करूं ऐसा कोई। हाँ जी। यार डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब आप एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हीरो एक काम कर रहे हो, हीरो कैरेक्टर्स कर रहे हो, तो उसके बाद आप सपोर्टिंग पे जाना मुश्किल होता है किसी भी एक्टर के लिए। ठीक है, हर एक्टर यही चाहेगा अगर कोई हीरो कर रहा है कि यार कहानी मेरी हो, या मेरे गिर्द घूम रही हो, या मेरे कैरेक्टर के आगे पीछे घूम रही हो। तो कैरेक्टर अगर कोई डिफरेंट है हाँ हाँ
मतलब चैलेंजिंग रोल, चैलेंजिंग है, कैरेक्टर सेल्फ डिफरेंट है, ठीक तो है। फिर हर एक्टर चाहता है कि मैं वो करूं, लेकिन अब उससे हट के सपोर्टिंग और दूसरे उसमें जाना वो तो कर फिर लेते अपने हैं, आप को- डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर, ऑन द स्टोरी। कुछ स्टोरीज होती हैं जिसमें सपोर्टिंग मेन से ज्यादा अच्छे कैरेक्टर, एग्जैक्टली यही मेरा तो पॉइंट उसमें डेफिनेटली ठीक है। अगर आपको कभी विलन की ऑफर होती है तो आप आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में आप ऑलरेडी विलन ही है। वैसे वाकई में बहुत से सुनाए हैं हमें ये। कहाँ विलन की ऑफर है? बहुत कुछ सुनाते रहते हैं आपके ये अल्लाह ने वाकयात। का दिया हुआ तोहफा है हमारी दोस्ती और खैर, तो कोई आइडिया है, कोई इमेज है कि कैसा विलन बनना मैं पसंद करूंगा? नहीं, विलन बनना मैं पसंद ही नहीं करूंगा पहली बात। और विलन अगर ये कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत सारे ऑफर होते मैंने किए भी हैं यार पिछले दिनों में। मतलब 2-3 साल पहले मैंने एक ड्रामा किया था कैसा है नसीबा, जिसमें वो मलेशिया ले जाता है अपनी वाइफ को, वो एक बहुत बड़ा हिट नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा। उसके अलावा बीच में भी मैंने एक नेगेटिव बद्दुआ, एक मेरा ड्रामा चला था, उसमें एक मेरी मंगेतर होती है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उससे मेरी मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है। मतलब मैं अपनी मंगनी तोड़ के उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेता हूँ। वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मैंने किए हुए डिफरेंट कैरेक्टर्स। अच्छा मुनीब, आप ये बताएं कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर भी किया, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा हाईलाइट नहीं होता बनिस्बत पॉजिटिव के? नहीं, नेगेटिव देखें, नेगेटिव कैरेक्टर में ना काम ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि पॉजिटिव कैरेक्टर की जो फैन फॉलोइंग होती है ना वो अलग होती है। मतलब अगर आप पॉजिटिव हीरो चॉकलेट कैरेक्टर करते हैं तो उसमें सही। जो लोगों का प्यार मिलता है ना वो अलग होता है। ये तो नेगेटिव है। हाईलाइट होता है, लेकिन उसमें नफरत जो है वो ज़्यादा नफरत झेलनी पड़ती, मतलब वाकई में वो जैसे नफरत करने लगते हैं कि हाँ, बाहर ऐसे भी ही- जाएं तो वो आपको बोलेंगे ऐसे ही है। ऐसा क्यों किया, यूं क्यों किया। तो इसलिए नेगेटिव कैरेक्टर ये कि साल में एक आध बंदा कर ले, लेकिन बैक टू बैक। हाँ, ये है कि बैक टू बैक ना करें, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह हमारा ये इतना अमेजिंग हीरो है, तो क्यों नेगेटिव करेंगे भाई, साफ बात है ना। अच्छा चलिए इससे बाहर आते हैं। आप ये बताएं कि आगे क्या इरादे हैं, फिल्म्स का है या अभी ड्रामों की हद तक महदूद रखना है? अभी मूवीज बन रही हैं, बनना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन उस कैपेसिटी से नहीं बन रही। मतलब उस तरीके से जितनी चाहिए है उतनी नहीं बन रही, और जिस क्वालिटी की चाहिए उस क्वालिटी की नहीं बन रही। ठीक है। मुझे एक मूवी ऑफर हुई थी, मैंने तकरीबन साइन भी कर ली थी 2021 के अंदर, जो कि बाहर मुल्क में शूट होनी थी। और उसके बाद उसमें जब ये कोविड आया तो उसमें यूके के अंदर पाबंदी लगी। यूके में जो था वो बहुत ज़्यादा फैला, तो वो 6-8 महीने बंद रहा, जिसकी वजह से अब वो मूवी 1 साल और मजीद आगे चली गई। अच्छा। फिर बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अभी चल रही हैं, जो मैंने मतलब मुझे ऑफर हुई थी, मुझे नहीं समझ में आई। तो ये कि मूवी डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अच्छी होगी तो व्हाई नॉट। चल, जितना मैं आपको जानता हूँ मुनीब, आप कितना जो है ना, जानते हैं? जितना भी मैं जानता हूँ, मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, मैं आपको अच्छा। बस क्या करूँ के बाज़ औक़ात चीज़ को हाँ करने से ज़्यादा ज़रूरी ना करना भी है। आप में ये वाला एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है। इस बारे में बताओ कि चीज़ों को आप नो करते हो तो इनसिक्योरिटी फील नहीं होती? व्हाट अ क्वेश्चन। आई नो दैट। इनसिक्योरिटी क्यों फील होगी? नहीं, लोग कहते थे कि Insecurity- डरते। अभी कुछ दिन पहले आए थे, वो कहते कि मुझे बड़ा डर लगता था। देखो, इनसिक्योरिटी उस वक्त फील होती है, इनसिक्योर बंदा उस वक्त होता है जब मतलब कि आप देखो दूसरों को देख के अपने आप को हल्का समझते हैं ना कि यार वो देखो फलानी सही, जगह, वो सही, देखो, तब बंदा अपनी पोजीशन को लेके इनसिक्योर होता है। जब आप चीज़ों को ना कर रहे होते हैं या अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि सिक्योर ही फील कर रहा होता है कि बंदा यार जो चीज़ मुझे नहीं करनी वो मुझे नहीं करनी, जो चीज़ मुझे करनी है मुझे करनी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हम इंटरव्यूज हमने लिए हैं कि जो सोचते थे कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पैसे नहीं मिलेंगे या हमारे पास काम नहीं बढ़ आएगा। सकते इस यार career पैसे में। तो आ ही जाते हैं, अल्लाह ताला का करम है। आपको बात बताऊं, पैसे, रिस्क, इज्जत, जिल्लत, रिस्क, ये चीजें अल्लाह ताला ने वादा की हुई हैं आपसे, वाह जी वाह, वो बहुत अच्छा। आपको मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं। मतलब अल्लाह ने अगर आपके नसीब में लिखी हुई है तो वो आपको कहीं ढूंढते हुए आ जाएगा। सही बात। उसके लिए आपको आ गया माशाल्लाह। उसके लिए बंदे का अच्छा किरदार होना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जिस ही। तरह हम सब में हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस इंडस्ट्री में किस तरह से आए, कैसे आपने अपना करियर स्टार्ट किया इस ये तो इंडस्ट्री में? बहुत लंबी है आपका, तो आप पूरा 2 शो नहीं पड़ कुछ जाएंगे। छोटा सा ही बता दें। कैसे आया? मैं बचपन से मुझे शौक था जी मीडिया में आने का और माशाल्लाह, एक्टिंग अच्छा। करने का। तो यूनिवर्सिटी में मैं था, मैंने मीडिया साइंसेस में अपनी तालीम मुकम्मल की एडवर्टाइजिंग के अंदर। माशाल्लाह। मेरा एक दोस्त था, उसके फादर हैं सईद शाह, उन्होंने जो है वो काफ़ी हेल्प आउट किया उसके अंदर। अच्छा। पहले मैं कमर्शियल्स करता था, फिर मेरी उस वक्त तालीम मुकम्मल हो रही थी। कमर्शियल्स करते करते फिर ड्रामों की ऑफर हुई, 1-2 ड्रामे किए, के बाद छोटे कैरेक्टर्स किए, सेकंड लीड किए, फिर सोप्स किए, फिर सीरियल्स किए, फिर माशाल्लाह, सीरियल्स में बड़े सीरियल्स पे आए। तो आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ प्रोसेस ऑफ, इट्स अ जर्नी ऑफ लाइक 7 to 8 years। माशाल्लाह, तो बस वो माशाल्लाह। आते तो आपकी फैमिली में भी मतलब नहीं, मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मेरी फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली है। माशाल्लाह। मेरे फादर इज अ बिजनेसमैन, माय अंकल, माय मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, एवरीवन इज फ्रॉम बिजनेस फैमिली। अच्छा, घर वालों का फिर क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि भाई बहुत मैंने तो अच्छा एक्टर पॉजिटिव बनना है? रिएक्शन था घर वालों का।
एंड घर वाले देखें, अगर बच्चा किसी भी घर का अगर एक ईमानदारी से काम कर रहा है, नेक नियति से अपना काम कर रहा है, साफ सुथरा काम कर रहा है, तो घर वाले हमेशा खुशी होते हैं। घर वालों की खुशी ही औलाद को खुश देखने में होती है। अगर आप खुश हो तो घर वाले। लेकिन मुनीब, ये भी तो है ना कि हमारी इंडस्ट्री के बारे में इस तरह की मिथ्स हैं, लोग आपको पता है क्या क्या बातें करते हैं करते हैं, लेकिन देखें मिथ्स फिर मिथ्स होती हैं और पता ही आपको उस वक्त चलता है जब आप स्टेप इन करते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। और अच्छे बुरे लोग हर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, मेडिकल ले लें, मार्केटिंग ले लें, या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर फ्लॉबैक्स नहीं है। हर इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री ले लें, वीट ले लें, कॉटन, एग्रीकल्चर, हर इंडस्ट्री के अंदर ये बात तो खैर ये सही बात तो है। अच्छा ये बताओ कि कब आपको टाइम महसूस हुआ कि अब मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ या रिकग्निशन आ गई है? मुझे तो अभी किस भी दिन नहीं हुआ। ऐसा फील हुआ? नहीं अब इतना सब नहीं, जब मैं आपको बात बताऊं, देखो कोई ऐसा ड्रामा जो ब्रेक थ्रू मिला हो। यार ड्रामा नहीं, देखें इंसान को मैंने कभी अपने आप को ये बोला ही नहीं है कि यार मैं हाय अस्सलाम वालेकुम मैं सेलिब्रिटी हूँ और ये, बट एक फील तो आती है, अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रहे हैं यार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बट ये जो प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन है ना टुवर्ड्स आपके काम के लिए, ये कोई ओवरनाइट नहीं होता। एग्जैक्टली ठीक है। किसी ने आपका एक ड्रामा देखा होता है, किसी ने आपका फलाना ड्रामा देखा होता है, किसी ने आपका ढिमकाना ड्रामा देखा होता है। ठीक है। अब जैसे फैसल भाई हैं या नुमान भाई हैं, राज असलम है या अदनान सिद्दीकी हैं, तो उनको कोई उनको एक ड्रामे से याद नहीं करता। किसी ने मेरे पास तुम हो देखा हुआ है, किसी ने मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान देखा हुआ है, किसी ने मैं अब्दुल। तो ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, खुद होता है। तो 8, 7, 8, 9 सालों के अंदर जब आप 15, 16 ड्रामे कर लेते हैं, तो कोई किसी ड्रामे का फैन है, कोई किसी ड्रामे का, टाइम के साथ साथ फेस रिकग्निशन बन जाती है। आपकी भी जैसे माशाल्लाह बन गई है। बड़े अच्छे जवाब देते हैं आप मुझे, यही आपकी सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर से अच्छा जवाब कोई नहीं देखता। डॉक्टर जो होता है सबसे साफ और सुथरा जवाब डॉक्टर का होता है कि हमारी तरफ से जवाब है। और फिर हैं भी अच्छा चलो इससे छोड़ो ना, मैं सवाल मेरे पास से छोड़ा उसको। ये बताएं आप कि आपकी जाती नौयत पसंद की, तुमको खुद को कौन सा ड्रामा है जो सबसे दिल के करीब लगता है कि ये मुझे अभी तक का मेरा ड्रामा, हाँ यार मैं आपको बताऊं, बाप को जो है ना अपनी सारी औलादें उतनी ही प्यारी होती हैं जितनी पहली औलाद और आखिरी औलाद। एक्टर का जो भी प्रोडक्ट होता है ना, वो जो उसने खुद कैरेक्टर तख्लीक दिया होता है, क्रिएट किया होता है, वो उसको सभी अच्छे लगते हैं। तो मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फलाना मेरा अच्छा है, सारे यार दिल के करीब, तभी तो किया। क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया और इस जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। बहरहाल छोटा सा ब्रेक है, तो जनाब चल रही है मुनीब भट्ट से बातें। अभी और सवालात हैं जो इनको हम पूछेंगे, तो आप लोग कहीं नहीं जाइए क्योंकि मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आन रमज़ान। सर अब ये है मुनीब आपसे कि रमज़ान का महीना है, आपने रमज़ान गुजारा, पहले तो आपको ईदी मिलती थी, लेकिन अब उल्टा हिसाब होगा, अब आपको ईदी देनी पड़ती है, तो वो वक्त ज़्यादा अच्छा था या ये वाला जब आपको देनी पड़ती है? देखिए दोनों ही वक्त की अपनी अपनी खूबसूरती है। ईदी जब मिलती थी तो उस टाइम एक अलग खूबसूरती थी, क्योंकि उसमें जमा करते थे, जमा करके खाना पीना, बच्चों आपस में वही जो चीज़ें वीज़ें ले ली हैं, कर लिया वो कर लिया। देने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब देने में होता है तो आपको बड़ा एक मैच्योर फीलिंग आती है कि अब मैं दे रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे देने में ज़्यादा मज़ा आता है। जमा मेरी मैक्सिमम मेरी जमा होती थी कुछ 10,000 12,000, क्योंकि जो अच्छा उस टाइम पे तो 5,000 का नोट ही नहीं था ना, तो उस टाइम पे तो मैक्सिमम 500 का नोट था या 1,000 का नोट था। अब आपने किसी को देना भी है तो सबसे बड़ा ही नोट दोगे। सही बात। अब वो 10-15 लोगों से भी ले ली तो 12-13 हज़ार हो गए। अब तो 5,000 का नोट है। अब तो आप किसी को यदि दोगे तो बड़ा नोट दोगे, 5,000 दोगे, 10 में 50-60 हज़ार हो गए। सही बात। हमारे दौर में जो है वो 1,000 रुपए थे, नोट ही छोटे थे। बात तो सही कर रहे हैं। फिर अब आप क्या करते हैं? एमन है, मनाल, उनके भाई वगैरह, उन सबको देते हैं, सबको ईदी देते हैं। एक अलग बजट जो है वो ईदी देने का ही होता है। ईदी अब तो खैर आनी तो अम्मी अब्बू से आती है बस, दैट्स इट, तो साल से आ जाती है बस। चले आइए ये पूछते हैं कि ये भाभी को कितनी इस दफा आप भिजवा दीजिएगा तो। जी जनाब, आप ये तो बताएं कि भाभी को कितनी ईदी देते हैं आप? यार वो कोई रकम नहीं है ईदी की, वो तो जाहिर सी बात है, जो भी ईद बांटने के लिए, मतलब ईदी बांटने के लिए जो भी पैसे लाता हूँ तो बेगम की हाथ में होते हैं, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है, जॉइंट फैमिली है। तो ऊपर से फिर बहन है, फिर वो मेरी वाइफ की फैमिली है, फिर मेरे भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, फिर और कजन्स हैं जो मेरे कजन्स हैं, दावतों में जाते हैं। तो ये कि जितनी भी ईदियाँ बांटनी होती हैं वो वाइफ के पास, फिर उसके पास एक एनवेलप की पूरा वो है एक बंडल, वो एनवेलप में डालते रहो, नाम लिखते रहो, चलो भाई डालते रहो, सिस्टम चलता है ईदी का, आती भी इस तरह।
आजकल आती भी इसी तरह। अच्छा, अब वो बच्ची है क्या ना मेरी, अब वो एक बच्ची को कोई 4 ईदी थोड़ी देगा, अब वो 4-5 बच्चे हैं जिनके उनके मजे उनके अमल आपसे उनको हम 4 बच्चों की ईदी दे रहे हैं, हम यहाँ एक की ले रहे हैं। एक ही ले रहे हैं, ये तो गलत बात वैसे है भाई। मुनीब अमल मांगती है आपसे ईदी, उसको पता है? अब मांगेगी नहीं, पहले तो वो छोटी थी ना, 3 साल की थी, अब जब ईद आएगी तो नहीं, अब तो खैर आ गई, 3.5 साल की है। आजकल बच्चों को तो पैसों का बहुत पता चलता अब है। वो 3.5 साल की है, तो आप मांगेगी, पिछले तो भी मांग रही थी, बोलना स्टार्ट हो गई थी। हाँ माशाल्लाह बच्चे बोलते ही जो है ना डायरेक्ट बोलते हैं ईदी दो। वही तो ना, क्योंकि पैसे आपके बच्चे इतने सही। आप अपनी बात कर रहे हो। नहीं, मैं आम बच्चों की बात कर रहा हूँ। आम अच्छा, एक बच्चों मिनट, की एक नहीं मिनट, है, सवाल वो सुनिए, आप सवाल सुने। अच्छा मुनीब, बचपना आपका बड़ा शरारती भी गुजरा है। अच्छा, साथ-साथ आपको कैसे मुझे पता? बताओ। हाँ, मुझे जुनैद ने बताया। मुझे ये बताया कि बचपन की याद रमजानों के हवाले से कोई जुड़ी हुई हो। बहुत यादें हैं रमज़ानों के हवाले से, क्या बताएं। रमज़ानों में सबसे अच्छा अब क्या हुआ है कि पहले ना पतंगबाजी बहुत होती थी रमज़ानों में, अब वो रिवाज खत्म हो गया। सही बात। क्यों केमिकल ये आ गया, वरना यूजुअली जो है वो क्या होता था कि रमज़ान रोजे से 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले घर की छत पे चढ़ जाओ बिल्कुल। और चलो भाई पतंग उड़ाओ। सही। वो थी, फिर वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई। और रमज़ान की क्या, क्रिकेट रमज़ान में वगैरह। क्रिकेट होती थी सहरी के बाद, जो कि इंतहाई गलत काम था, क्योंकि अभी आपने रोज़ा रखा है, सहरी की है, 2 घंटे बाद इतनी प्यास पेट। लग जाएगी, सही बात है। इतनी प्यास लग जाती थी सही कि वो बात है। पूरा दिन अजीब सा गुजरता था। लेकिन हम इसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते थे ना, खेलना भी जरूरी लगता है। हाँ और फिर तरावियां पढ़ने जाते थे, कभी कभार ये हुआ तरावियां घर पे, बोला तरावियां पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ बाहर जाके अंडे पराठे खा रहे हैं। अब देखिए सब ऐसे नहीं होते, मुनीब खुद ऐसा है तो हम ऐसे नहीं है भाई। मोस्टली जितने अच्छा, छोटे अगला बच्चे होते हैं question ना, वो आ ये गया। डंडी मारते हैं। अगला क्वेश्चन मैं फौरन से अगला क्वेश्चन आ जाता है, अपने आप को कवर करते हैं। डरता है ना, बहुत पता नहीं क्यों डर अच्छे तरीके घबरा हाँ, मुझे पता नहीं, अगर बोलना शुरू हुआ तो रोकना भी मुश्किल हो खुल के जाएगा। शो करें, अच्छा। कोई मसला नहीं, बोले। चलो खैर, आप पूछ लें। से। अच्छा मुनीब, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आप फारिग टाइम में क्या क्या करते हैं? भाई फारिग टाइम पहली बात तो ये कि मिलता ही बहुत कम है, और अब जो फारिग टाइम मिलता लेकिन है अपने उसमें लिए क्या करना भाई पसंद है? मैं आपको बताता हूँ, एक तो वर्कआउट जो है ना वो मेरा बहुत वो तो must है क्रेजी ना है, आपका, हॉबी है बस वो, वो मैं तो- बहुत ज़्यादा करता हूँ फारिग टाइम होता है तो। अदरवाइज गाड़ियों का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। जो मेरी अपनी गाड़ी है मैं उसको वॉश कर लेता हूँ, उसको पॉलिश करना स्टार्ट हो जाता हूँ अंदर खड़ी करके। उसके अलावा यही है, वॉक शॉक कर ली या कोई गेम्स खेल लिए। फ्रेंड्स के मामले में आपके क्या राय है, दोस्तों के मामले में? बहुत ही बुरी राय मतलब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, फिर वो बहुत करीबी हैं जब ये राय बहुत आई है। बुरी राय। दोस्तों के साथ आप कैसा टाइम गुजारना पसंद करते हैं? दोस्तों के साथ मैं टाइम ही गुजारना पसंद नहीं करता। इसका मैं मजाक कर रहा बाकी हूँ। में टाइम गुजारना इसका मतलब पसंद खुली करते हैं। दोस्ती है, उसकी हाँ, जोक सपाट, वही। जोक सपाट दोस्त जो है वो इंसान की जिंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं, क्योंकि खूनी रिश्ते तो वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिए। दोस्त वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो आप अपने लिए खुद सेलेक्ट करते हैं, खुद चूज करते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक अगर किसी इंसान के अच्छे सिंसियर दोस्त हों जो उसके साथ ऑनेस्ट हों, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है कि आपके साथ मुश्किल में खड़े होने वाले दोस्त आपके साथ हैं। तो आई थिंक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड इन दिस सिनेरियो कि जितने भी माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं वो सारे जो है वो बुरे वक्त पे काम आने वाले काम दोस्त हैं। आने वाले। तो दोस्तों के साथ फिर ट्रैवल वगैरह भी करते हैं? घूमना ट्रैवल कहाँ कर फिरना? लेते हैं दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ भी यही हल्की फुल्की ट्रैवल है, फलाने जगह खाने चले गए, फलाने जगह चले गए। अच्छा। ट्रैवल अब फैमिली के साथ ही करता हूँ। अच्छा। शादी से पहले जाता था दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ। अच्छा, कोई ऐसा वाकया याद हो आपको अपने दोस्तों के साथ इंटरेस्टिंग सा, मजेदार? हैं, बहुत सारे, क्योंकि बता आप नहीं मैंने- सकता। हाँ, मतलब शरारतें भी बहुत करते हैं अभी भी दोस्तों के बहुत साथ सारे सुनने में वाकयात आया है। याद है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन कैमरे पे सब एक कर बार जाएगा। इन्होंने, मैं इनको वाकया सुना देता हूँ। एक बार सुनाएं जी। इनके दोस्त अहबाब बैठे हुए थे, ये भी बैठे हुए थे। इन्होंने अपने एक दोस्त के वॉलेट से कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, और मैंने? मुझे पता नहीं। हाँ, फिर हम लोग गए जनाब, वो लोग गए चापे खाने, अच्छा ठीक है, और इसने बोला कि चलो आज चापे मेरी तरफ से खाते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने बड़े शौक से चॉप्स खाई मजे से, उसके बाद वो पैसे भी दे दिए मुनीब ने। अच्छा। तो पता, हम लोग बड़ा खुश किया, आज मुनीब ने हमें चॉप्स खिलाई, डिनर किया। बाद में जब पैसे से दे दी तो कहता कैसी थी चॉप्स? मैंने कहा बहुत अच्छी। कहता तुम्हारे पैसों की थी। वो इसके वो मेरे पैसे थे। और क्या गुजरी उस टाइम आपकी उस वक्त ऊपर? मेरे ये सारे 3 चॉप्स दिन जो तक है इसको गले में नींद फंस नहीं गए। आई। माशाल्लाह दिल बहुत बड़ा है ना इसका। पहले तो इनसे मुझे- इसी तरह निकलता है। 3 दिन तक इनको नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किलों से फिर इनको जो है ना वो ड्रिप लगा के सुलाया गया। लेकिन वो बड़ा मजे का वाकया था जो देखो आज हम याद है तो हम इस तरह वाकई की में। बात कर रहे हैं। तो बहरहाल अच्छी बुरी आपने और खानी मजे- है बस चापे? दोस्ती में यही मजा होता है ना। आपने खानी है चापे तो बताएं। नहीं, आप चले मना खिलाए करते फिर हैं। मैं तैयार हूँ। इसका वॉलेट कहाँ रखा है? ये बताएं कि एक तासुर कायम है माशाल्लाह से, जो कि बहुत अच्छा तासुर है कि आप अपनी फैमिली को बहुत टाइम देते हैं। और भाभी जब आई थी इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने पहली बात जो आपकी अच्छी बताई थी वो यही बताई थी कि मुनीब के पास जब टाइम मिलता है वो फैमिली को देता है। तो इसका क्या सबसे पॉइंट क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी? वजह यही है कि आई थिंक
एक जब आपने कभी घर चलाना होता है ना, तो घर का सरबरा अगर आपने बनना है तो हर चीज़ को आपको बैलेंस करके लेके अगर आप चलेंगे तो ही आपका घर कामयाब चलेगा, घर टूटेगा नहीं है, घर के अंदर मुश्किलात नहीं पैदा होंगी। उसके अंदर क्या है कि आपने खुद बैलेंस करना है कि यार ये टाइम, ये इतने फंड्स और इतनी सब चीज़ें जो है ये घर का फिक्स है। सही। अगर आप एक किसी भी घर का, मुल्क भी जो है ना, चलो मुल्क तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, कोई भी चीज़ बगैर सिस्टम के नहीं चल सकती। सही बात। जैसे आईन है पाकिस्तान का, वो क्या है कि ये कानून है, इसके तहत पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा। इसी तरह घरों का भी एक आईन बनाना चाहिए कि यार ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, इतना टाइम आपने बच्चों को देना है, इतना टाइम आपने माँ बाप को देना है, इतना आपने घर वालों को यहाँ लेके जाना है, फलानी जगह लेके जाना है, इतना बाहर में घुमाना है, इतना घर में रखना है। उससे क्या होता है कि जब आप एक सिस्टम के तहत घर चला रहे होते हैं ना, तो घर आपस में यूनाइटेड एक तो रहता है, सारे भाई वगैरह एक साथ यूनिटी के साथ रहते हैं और स्मूथली जो है वो घर का सिस्टम चलता है माशाल्लाह से। और नज़र भी आता है क्योंकि आप, एक बात है ख़ास तौर पे कुछ लोगों की, वो टाइम देते हैं लेकिन बोर होते हैं, ठीक है, या उनको लगता है कि बाहर जाना है। आप में ये चीज़ नहीं है, आप जब टाइम देते हो माशाल्लाह, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी क्या खास बात है, कोई राज है? खास बात यही है कि बोर बंदा उनके साथ होता है जहाँ पे वो एंजॉय नहीं कर रहा होता। वो एंजॉय क्यों नहीं कर रहा होता कि यार अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ है, मुझे तो समझ में आता है वाइफ के साथ आप बोर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वाइफ के साथ और बच्चे आपको बच्चों के साथ फिरना, घूमना, एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो आप कैसे बोर होगे। सही बात है। बिल्कुल सही। मुनीब, एज अ फादर अमल के साथ किस तरह का रिलेशन है आपका? और बहुत अच्छा रिलेशन है, जैसे फादर से होता है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और कोशिश यही करते हैं कि यार बच्ची को जो है वो बच्ची के साथ जो अटैचमेंट है ना माँ बाप की, वो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, अगर उस टाइम पे जब पौधा परवान चढ़ रहा है, उस टाइम पे जितनी आपने उसकी केयर करनी है, जितना आपने उसको ख्याल करना है, वो करना है, तो जब वो बड़ा होगा ना पौधा, तो वो पौधे के साथ जो एक कनेक्शन होगा ना, जिसने उसको पैदा किया होगा, उसके पौधे दोनों तरफ, दोनों साइड से वो स्ट्रॉन्ग उसी सूरत में होगा कि अगर आपने शुरू में बच्चों को टाइम दिया हुआ ना, तो बच्चे भी बड़े होकर आपको टाइम देंगे। बहुत अच्छी बात। जो बच्चों में इन्वेस्ट करेंगे आपको, वही बच्चे हार्वेस्ट करके देंगे। और खास तौर पे ये भी ना मुनीब के बाप का बेटियों के साथ बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि माँ का बेटों के साथ होता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मेरे ख्याल से ये भी कहने की बात है, मेरे तो भाई है, उसका तो अपने बेटे के साथ भी बहुत ज्यादा है, बच्चे के साथ भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। माँ बाप असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो किताबों ने जो है ना वो एक बना दी है, कर दी है कि माँ और माँ जैसा प्यार जो है ना वो आपसे कोई और नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन बाप और बच्चों का प्यार भी बड़ा प्यार होता है भाई। सही बात है। बाप का जो और औलाद का, अब हम मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे भी होता है, लेकिन उस तरह नहीं होता। बिल्कुल। तो बाप का और बच्चों का जो प्यार होता है ठंडा नहीं, मतलब बाप ठंडा होता है। असल तो कुर्बानियां बाप भी बहुत कुर्बानियां देते हैं। गरम कैसे भारी होता है थोड़ा सा। सही। उस तरीके से वो नहीं होता, लेकिन फादर्स, बाप और बच्चों का जो रिलेशन होता है वो बड़ा प्यारा रिलेशन होता है। वाकई में बिल्कुल। बस ये चाहते हैं कि जो फादर्स के लिए जो इमोशंस है ना वो भी ट्रूली निकले बाहर, चाहे बच्चे की तरफ से हो, चाहे फादर की तरफ से। जो हाइड कर रहे होते हैं अपने आप को फादर बताने के चक्कर में, वो चीज ज्यादा मसला कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुनीब भट्ट साहब, एक बात बताएं, मैंने देखा है कि आपकी जो इनसाइड है वो पॉलिटिक्स के लिए वो बड़ी उमट के बाहर आ रही होती है जब मैं देखता हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहते हो? फ्यूचर में कभी आप स्टार तो बन गए हो, फ्यूचर में कभी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिला तो क्या कहते हैं आप? पॉलिटिक्स में ना इंसान को डॉक्टर साहब उस वक्त जाना चाहिए जब जो घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो आपकी पूरी हो जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ अ फुल टाइम जॉब। राइट। ठीक है, अब अगर आपको आपके जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे छोटे हैं और अभी आप उनके लिए कुछ चीज़ें कर रहे हो, घर बना रहे हो, या फॉर एग्जांपल कारोबार सेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर अगर आप पॉलिटिक्स में जाओगे ना तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। सही है। पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिवनेस, मतलब एक्टिवनेस से मुराद ये होता है कि मौक़िफ़ रखना, मौक़िफ़ की प्रीच करना, मौक़िफ़ को फैलाना, वो चीज़ एक अलग बात है। और एक ओहदे के लिए जंग लड़ना, जो ओहदे की पॉलिटिक्स होती है ना, सियासी ओहदा लेने की, जैसे फलाने का चेयरमैन हो जाएंगे, जो वो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 40s 45 के बाद, क्योंकि फिर एक एज भी हो जाती है, मैच्योरिटी भी आ जाती है, पॉलिटिकल मैच्योरनेस भी आ जाती है, समझ ज़्यादा आ जाती है, थोड़ा आप बड़े हो जाते हैं। तो फिर अब देखते हैं, अभी हम तो अर्ली 30s में। झुकाव है वैसे होना चाहिए, हर इंसान का होना चाहिए, मेरा तो है। बिल्कुल, बता दें तो मसला नहीं है। नहीं क्या बता दूं? ये किस तरफ आपके झुकाव है? हमारा झुकाव नहीं, मेरा झुकाव हर उस इंसान की तरफ है जो पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करता है। जो भी सियासतदान आके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा, हमारा झुकाव। क्या बात है, बेहतरीन जवाब दिए। हमें किसी से क्या लेना देना, एज फार एज वो हमारे मुल्क के लिए काम करे, हमारा वही साथी बन जाता है। बिल्कुल।
लोग आपको बेतहाशा फॉलो करते हैं, आपके कपड़े, हेयर स्टाइल, माशाल्लाह से सब कुछ। जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, खासतौर पर नौजवान लड़के, उनके लिए क्या टिप्स हैं जो आप देना चाहते हो? यार टिप्स यही है कि सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। और हर किसी को लगता है यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम पे कि मैं ही शाहरुख खान हूँ और मैं ही ऋतिक हूँ, वाकई में है। ठीक है ना। हर इंसान को अपने शीशे में देख के लड़की को लगता है मैं काजोल हूँ, मैं ही करीना कपूर हूँ। तो होता ये है कि इस तरह जो है लगना आसान होता है, प्रैक्टिकली जो है वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करना जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन कोई भी अगर आना चाह रहा है तो आना चाहिए, दरवाजे सबके लिए खुले, बट शर्त यही है कि पोटेंशियल होना चाहिए और सेल्फ ग्रूमिंग होनी चाहिए। सही, अपने आप को पहचानना और उसको बेहतर करना, ये सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़बरदस्त काम है। अच्छा, मज़े की बात ये मुनीब, आप आए भी हैं और आज हो सकता है चांद रात भी हो जाए, तो अगर फर्ज करो ईद हो जाती है तो उसको कैसा गुजारोगे? शूट पे ही हो? नहीं, शूट पे क्यों, अब पैकअप हो जाएगा ना। आज तकरीबन हो ही गया है, वैसे तो एक आधा सीन रहता है लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर चांद रात आज हो जाती है तो फिर भागेंगे और बच्चों को लेके जाएंगे बाहर शॉपिंग कराने, मेहंदी लगवाने। अपनी ईद की शॉपिंग तो क्या ही होती है, दोस्त अहबाब में सारे डिज़ाइनर वो भेज देते हैं। सही बात। उसके अलावा जो है वो तैयारी होती वैसे लेडीज़ की है, सही है ना, और बच्चों की है। मर्दों की तैयारी क्या होती है यार, एक ही 2 कुर्ते होंगे, सही बात। वही मुंह सुबह उठे, एक लगाई मशीन मारी फेस के ऊपर, हल्का सा ब्लो ड्राई करके बाल सेट गए, रेडी, तैयार, दूल्हा तैयार बैठा हुआ आपके सामने देखे ये टोटल 14 मिनट में तैयार हुआ है। आखिरी बटन भी नहीं लगाया है, वो देखे आखिरी बटन भी खुला हुआ है तो जनाब बहरहाल आज देखते हैं क्या चांद रात होती है नहीं होती, लेकिन मुनीब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी चटपटी बातों का। और यही आपका स्टाइल जो है ना, हमें अच्छा लगता है कि आपके अंदर जो विटिनेस है वो बहुत अच्छी है। और इंशाल्लाह ताला फिर हम कभी कुछ मिलेगा तो आपको बुलाएंगे, आपको टाइम निकाल के आना। नहीं, मैं भी दुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला अगले साल भी आपको ट्रांसमिशन, बस अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। दोबारा तो फिर तो मैं आपको 2 बार बुलाऊंगा, फिर चांद पे खुद खिला देंगे। तो ये थी आज का हमारा सेलिब्रिटी आवर। बिलीव मी, मुझे तो बहुत मजा आया। आप हमारा से पूछते हैं आपको कितना मजा आया जनाब? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं तो पहली दफ़ा मिल रही हूँ आपसे, लेकिन मेरा बहुत अच्छा मतलब जिस तरह गुफ्तगू रही आपके साथ, और थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक इन एडवांस। थैंक यू सो मच। बगैर ईदी के मुनीब ने हमें ईद मुबारक तो दे दिया, लेकिन ब्रेक के बाद मैं से ईदी ले लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा सेगमेंट, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, कुरान हकीम की सूरह हशर की आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह यकीनन इन सब अमाल से बाखबर है जो तुम करते रहे हो। नाज़रीन, इस कुरानी आयत से हमें ये पैगाम मिलता है कि हर इंसान अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। जिसके जैसे अमाल होंगे वो वैसा ही अजर पाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपना एहतिसाब खुद करते रहें। जब हम खुद अपना एहतिसाब करते हैं तो हम इन चीज़ों से बचे रहते हैं कि जो गुनाह के गलत काम है हम खुद को बचा के रखते हैं और हमारी ज़्यादा तवज्जो नेक कामों पे रहती है। नाज़रीन, एहतिसाब है क्या? हम अपना एहतिसाब कैसे कर सकते हैं और दीन इस्लाम इस मामले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं काबिल एहतराम मारूफ स्कॉलर फरहाना अवैस साहिबा। आप इन्हें मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देखते रहते हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन प्रोग्राम मेज़बान भी हैं। अगर मैं कहूँ तो ये एक बेशुमार खूबियों की मालिक हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आन रमज़ान में यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आई हैं और आपकी और हमारी रहनुमाई फरमाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम 5 वक्त तो दुआ करते हैं और ख़ास तौर पे रात को, क्योंकि एक सुकून का टाइम होता है, कामों से फ़ारिग हो चुके होते हैं, तो उस टाइम अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक सही हम तरीके से बैठते हैं और दुआ करते हैं। लेकिन वो कौन सी रातें हैं जिनमें हमें दुआ मांगनी चाहिए, जो बहुत अहम रातें हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन रातों में दुआ कबूल होती है। तो ज़रा आप इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि हम किस तरह से दुआ मांगें और दुआ मांगने के क्या आदाब हैं।
तो इसमें आप ज़रा हमारी रहनुमाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो इस माह मुबारक में तमाम जो सातें हैं, दिन हो रात हो जो भी हो, वो दुआओं की कबूलियत के लिए ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस महीने को बरकतों वाला महीना जो है वो करार दिया है, अल्लाह की रहमतों का महीना है। तो हमें तो उठते बैठते दुआएं मांगते रहना चाहिए। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस माह मुबारक में हर दिन और हर रात एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें आपकी दुआ कबूल होती है। लेकिन इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिसने उन रातों में इबादत की और दुआएं मांग ली तो जन्नत उस पर वाजिब हो गई। और वो रातें हैं 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, उसके अलावा ईद उल फितर की रात, और उसके अलावा 15 शाबान की रात। अच्छा, ये वो रातें हैं कि देखें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8, 9 और 10 ज़िलहज का बताया, तो ज़ाहिर है ये वो हज के आयाम होते हैं। जी जी। उसमें हम उन मुतबरक मकामात पर होते हैं, जैसे मिना में हैं और दीगर मकामात पे हैं, खाना काबा के अंदर हैं, कभी हम तवाफ़ में हैं, हम दीगर जो हमारे अरकान हैं हज के वो अदा कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक एक जगह जो है वो रहमतों वाली जगह है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है उन जगहों में क़याम फरमाया, आपने वो अरकान अदा किए, आपके सहाबा ने वो अरकान अदा किए। तो हमें वहाँ पर जो हम उन रातों में वहाँ पर रहते हुए दुआएं मांगते हैं, इबादत करते हैं, तो हमारी इबादत कबूल होती हैं। फिर आपने फरमाया कि ईद उल फितर की रात, यानी जो जिसको हम लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं, जो आखिरी रोज़े की रात है और उसके बाद जब सुबह आने वाली है और जो जिस सुबह को हमने ईद मनानी है, उसको हम जब हम इबादत करते हैं, अच्छा उस रात में हम पूरी रात इबादत नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जी पूरी रात इबादत करेंगे तो फिर कोई ऐसा लम्हा आएगा कि आपकी दुआ कबूल होगी। ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस इसको गफलत में ना गुजारो। इसका मतलब ये है कि आप उस रात में कुछ देर इबादत करें, चाहे आप नवाफिल पढ़ लें, चाहे आप जिक्र कर लें, आप कुरान पाक पढ़ लें, लेकिन आप अल्लाह को याद करें, क्योंकि ये वो रात है जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि इस रात में इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता हूँ जितना कि मैं पूरे महीने में कर रहा होता हूँ। तो इसलिए हम इस रात की फजीलत से इनकार तो है ही नहीं। फिर 15 शाबान की रात, फिर वो भी वो रात है जिसमें कि आपको पता है कि अगले साल के अमालों के हवाले से हमें बताया जा रहा होता है कि किसको क्या क्या मिलने वाला है, और फिर जिसने जो जो गुनाह पिछले साल किए उनकी मग़फ़रत हो रही होती है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, इमाम शाफ़ी की भी एक हमें रिवायत मिलती है। इसमें आप कहते हैं कि हमें ये बताया गया कि कुछ रातें ऐसी हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं। उन्होंने बताया कि वो रातें जो हैं वो ईद उल फितर की रात है, ईद उल अज़हा की रात है, शब जुमा है, रजब की पहली रात है और शाबान की 15वीं शब है। तो गोया उन्होंने भी ये जो है कुछ फजीलतें दीगर रातों के हवाले से बताई हमें। तो गोया ये तमाम वो रातें हैं जिनमें हम अगर कुछ हिस्सा इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं, तो वो हमारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, लैलतुल जायज़ा का मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। फजीलत के बारे में तो आपने थोड़ा सा तो बताया, मज़ीद और हम बताएं, क्योंकि जैसे चाँद नज़र आता है, आपने देखा हमारे तो एक किस्म का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। हम इबादत की जगह हम ईद की तैयारी में लग जाते हैं, सुबह की भगदड़ में लग जाते हैं और हम रात को गुजार देते हैं मार्केट्स में बैठ के या घर में। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा ताकि हम इसको वाकई जो है अपनी प्रायोरिटी में लेकर आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि बेहतरीन जगह जो है ज़मीन पे वो अल्लाह ताला की मसाजिद हैं, और जो बदतरीन जगह हैं वो बाज़ार हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम पूरे महीने इबादत करने के बाद हमने दिन और रात एक एक लम्हा इबादत में गुजारा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े की हालत में हम हैं तो वो पूरा दिन इबादत में है ही, लेकिन रातों में भी हम क़याम करते हैं, जब तरावी पढ़ रहे होते हैं। बहुत दफ़ा हमारे हाथ में तस्बीह होती है, पढ़ते पढ़ते सो रहे होते हैं, कभी हम लोग तहज्जुद में उठ रहे होते हैं। तो वो पूरे महीने की जो इबादत होती है ना, उसका सिला मिलने की रात है लैलतुल जायज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अपने फ़रिश्तों से, जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब कोई मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसको क्या मिलना चाहिए, तो फ़रिश्ते कहते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त यकीनन मज़दूर को पूरी मज़दूरी मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम गवाह रहना, आज की रात मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया जिन्होंने इस माह मुबारक में रोज़े रखे, जिन्होंने रातों को क़याम किया, जिन्होंने तहज्जुद में उठ के इबादत की। तो गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि ये वो रात है जिसमें आपको आपकी मजदूरी मिलनी है, तो इसको ज़ाया ना करो। तो गोया हमें इस रात में न सिर्फ ये कि उन तमाम रातों का जो हमने जाग कर अल्लाह की इबादत करके दिन में रोज़े रख कर हमने जो कुछ हासिल करना था वो हमें मिलने की रात है। तो हम अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए तमाम इबादत कर रहे होते हैं। तो इस रात को ज़ाया ना करें। अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है, कोई काम करने हैं, तो वो पहले से कर लें, ताकि आप जो है उस रात को थोड़ा सा वक्त जो है अपनी, जिस तरह आप तरावी में दे रहे थे, उसकी जगह आप कुछ नवाफिल पढ़ लें, आप इस्तग़फ़ार की तस्बीहात कर लें, आप थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें, लेकिन तवील दुआ करें।
अच्छा। और उस दुआ में जो है अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश और आगे के आने वाले दिनों के लिए बेहतरी और भलाई और हिदायत और रहनुमाई मांगे अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला से कहें कि जो भी मुझसे ख़ता हो गई हो अपनी पूरी इन इबादत में जो मैंने पूरा महीना गुजारा है, तो उसकी भी माफ़ी मांगे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा, और फिर जो तेरी रहमत के लायक है, जो कि तू अता करने वाला है अपनी रहमत से, वो मुझे अता कर। तो यकीनन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जन्नतों में घर भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इतना ज़्यादा बख्शिश करने वाले, इतने मेहरबान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो पूरे माह मुबारक में इबादत करता है तो बेशक इसका सिला मैं ही देता हूँ। अगरचे आम इबादत के बदले में जैसे कि हम नफिल पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल रहा होता है, फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 गुना मिल रहा होता है, लेकिन रसूल पाक का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ हम आपके अमल ऐसे हैं कि 700 गुना तक सवाब दे रहे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी तमाम इबादत का बेहतरीन सिला मिले और आपकी मग़फ़िरत हो, बख्शिश हो, तो अल्लाह ताला से आज की रात एक तवील दुआ करके अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान पैदा करें और इनामात हासिल करें, क्योंकि लैलतुल जायज़ा का मतलब है इनाम की रात। तो उस इनाम की रात को जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या सुभान अल्लाह, सुभान खूबसूरत बात बताइए जनाब। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वैसे जिस तरह माशाल्लाह आपने दुआ का पूरा तरीका बताया, उसके आदाब भी बताए, और रमज़ान में तो हम ख़ास तौर पे बहुत एहतमाम करते हैं, दुआएं जिस तरीके से मांग रहे होते हैं, आपने मखसूस दिन भी माशाल्लाह बताए हमें। तो जिस तरह आम दिन हैं, क्या उन दिनों में भी हम इसी तरीके से दुआएं मांगनी चाहिए जिस तरह आपने एक वजाहत दी है? मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है कि जब तुम फजर की नमाज़ पढ़ लो तो तुम दुआ की तरफ तेज़ी से बढ़ो। अच्छा, अब ये जो उनके अल्फाज हैं ना, वो इस बात को की वजाहत कर रहे हैं कि सुबह के वक्त यानी फजर के बाद की दुआ की अहमियत क्या है। यानी आपने फरमाया कि दुआ मांगो और एक लंबी दुआ मांगो, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम तहज्जुद के बाद या फजर के बाद दुआ मांगते हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है ना कि मैं जो आसमान ज़मीन के करीब है मैं वहाँ तक पहुँचा हुआ होता हूँ और मैं फिर बंदों से कहता हूँ कि आओ मांग लो जो तुम्हें मांगना है, जिसने बख्शिश करानी है वो करा ले। तो आसमान दुनिया पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद होते हैं और ख़ुद अपने बंदों से कह रहे होते हैं, तो ये वो वक्त होता है फजर के बाद का जिसमें आप जो मांगे आपको मिलता है। तो इसलिए हमेशा फजर के बाद की दुआएं बहुत लंबी होनी चाहिए और उसमें आपको बहुत ही आदाब के साथ दुआ मांगनी चाहिए। कि बहुत से लोग हैं, मैं आपको एक इसकी वजाहत भी कर दूं कि एक दफ़ा मस्जिद नबी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक शख्स आया, उसने नमाज अदा की और उसके बाद उसने डायरेक्ट दुआ मांगी और फिर वो चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा। फिर एक साहब आए, उन्होंने नमाज पढ़ी और उन्होंने पहले जो है वो अल्लाह पाक का कुछ जिक्र किया, अल्लाह ताला के पाक नामों का, उसके बाद उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा और फिर दुआ मांगी और उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ा और फिर आमीन कह के चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुआ कबूल हो गई। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हम जब नमाज पढ़ के डायरेक्ट दुआ मांगते हैं तो वो अदब के खिलाफ है। सही। देखिए, जब आप किसी के पास जाते हैं अपना कोई काम लेके, तो आप कहते हैं ना मोहतरम, मोहतरमा, जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बात सुन लें, अगर आप मेरी बात को तवज्जो दे दें। तो आप तो मालिकों के मालिक से बात कर रहे हैं, आप तो बादशाहों के बादशाह से बात कर रहे हैं, तो क्या आप उसके अदब का, उसकी मोहब्बत का ख्याल नहीं करेंगे? तो पहले आप उसका जिक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसके प्यारे प्यारे नाम, जैसे आपने सूरह हशर की का नाम बताया, उसमें भी अल्लाह ताला के पाक नाम है, उसके आखिरी जो आयात है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े प्यारे नाम है। तो वो नाम लें आप, अल्लाह के प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम की तस्बीहात पढ़ें, उसके बाद आप 3 मरतबा या 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुआ जो है वो मुअल्लक रहती है ज़मीन और आसमान के दरमियान अगर वो दुरूद के बगैर जाती है। तो फिर आप दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद अल्लाह ताला से कहें रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने पढ़ा उसे कबूल फरमा और मैं तेरे प्यारे हबीब के लिए जो दुरूद पाक पढ़ा उनके दर्जात बुलंद फरमा, जैसा कि तूने मुझे सिखाया है कि मैं उनके लिए दुरूद पढ़ रहा हूँ और मेरी ये हाजत है और मेरी इस हाजत को कबूल फरमा। लेकिन उसके साथ साथ एक और जुमला जो आप साहब, थोड़ा सा ब्रेक का सिलसिला है, इसी को जारी रखेंगे और मेरा एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के यूँ जा रहा हूँ कि अगर रोज़दार पूरे महीने रोज़े रखता है तो रोज़दार की जो मजदूरी है, जो उसकी उजरत है, वो क्या होगी, ये हम आपसे ब्रेक के बाद लेंगे। यू जस्ट स्टे विद अस। हम यूँ गए और यूँ आए। जी वेलकम बैक। तो बात हो रही है डॉक्टर साहिबा से और गुफ्तगू चल रही थी। जनाब प्लीज़ अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं दुआ के हवाले से बात कर रही थी कि दुआ जो है आपको इस यकीन के साथ माननी चाहिए कि अल्लाह ताला ने ही अता करना है और उसी ने हम मुझे सब कुछ देना है। तो अब कभी भी दुआ में ये ना कहें कि परवरदिगार अगर तू चाहे तो मुझे ये अता कर दे, अगर तू ये चाहे तो ये मुझे अता कर दे, अगर तू चाहे। आप ये जो इस तरह के जो शकूक वाले अल्फाज जुमले हैं उस पर कभी भी ना बोलें। बस आप ये कहें, ए पाक परवरदिगार
तेरे सिवा मुझे अता करने वाला कोई नहीं, बस तूने ही अता करना है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ। तो जब आप इस यकीन के साथ मांगते हैं और उन आदाब के साथ मांगते हैं जो दुआ के आदाब हैं, तो फिर कभी भी दुआ रद्द नहीं होती। और आपने कुछ सवाल किया था। जी डॉक्टर साहब, सवाल ये था कि हम सब ने रोज़े रखे और रोज़े रख के अल्लाह ताला की खुशनुसी हासिल करने की कोशिश की, तो इसकी जो उजरत है, जो जिस तरह आपने मजदूर की उजरत की बात की थी, तो इसकी क्या तनख्वाह है जो हमें आखिर में मिलती है? इसकी जो सबसे बड़ी उजरत है ना, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, सुभान और हम एक बार फिर उस तरह से पाक और पाकीज़ा हो जाते हैं जैसे कि हम पैदा हुए थे और पाकीज़ा थे। और जब हमारी तमाम गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, लेकिन उस पर वही शराइत हैं कि आपने रोज़े जो हैं वो ईमानदारी के साथ रखे हों, आपने रातों को उसी तरह से क़याम किया हो जैसे कि तरावी की नमाज़ें पढ़ी हैं, आप अपनी ज़ुबान से और हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो। यानी रोज़ा रखने की जो शराइत हैं और जो आदाब हैं उनको आपने पूरा किया हो। रोज़े का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपने सिर्फ भूखा और प्यासा रह के जो है एक फ़र्ज़ अदा कर दिया कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा और दूसरों पर जो है वो शोर मचाते रहे। अगर आपने उसके आदाब का ख्याल रखा, वो जो उसकी लवाजमात हैं उनका ख्याल रखा, जो जिस तरह से कहा गया कि आपने उसको फॉलो करना है उस तरह से किया, एक हमदर्दी के साथ, गम गुसारी के साथ और सब्र के साथ और शुक्र के साथ, तो फिर अल्लाह ताला आपके गुनाहों को बख्श देते हैं और फिर आपको वो इनामात देते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि मैं फिर बंदे को वो देता हूँ जो वो सोच भी नहीं सकता, और चूँकि वो सिर्फ मेरे लिए है। और उसमें रसूल पाक का इरशाद फिर ये कि आपको जन्नत भी अता होती है, आपको 700 गुना तक आपकी छोटी छोटी नेकियों के भी सवाब दिए जा रहे होते हैं। तो आप किसी भी छोटे से छोटे काम को ये सोचकर कभी मत छोड़िएगा कि ये छोटा सा है, इसका क्या मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में इरशाद है कि वो छोटे से छोटा भी काम जो तुम नेकी की गरज से करते हो, हम उसे ज़ाया नहीं करते। तो अल्लाह ताला जो है ना वो नेकियों को हमारी बड़ा संभाल के रखते हैं। और एक मौके पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बताया कि नेकियां करना, लोगों के काम आना, लोगों के लिए भलाई के काम करना ऐसे है जैसे कि तुम एक बीज तुमने बोया था, उसमें से 7 बालें निकली, उनमें से हर बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह ताला जब चाहे जितना चाहे उसको और वसअत दे सकता है, और वो जानने वाला और सुनने वाला है। तो गोया हम जो भी नेक काम कर रहे होते हैं, जो भी हम छोटी छोटी नेकियां भी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको जमा कर रहे होते हैं, और फिर उसका सिला जो है हमें लैलतुल जायज़ा पे मिल जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने किस्मत वाले लोग हैं, हम भी हैं, जो कि चांद रात को अगर हम थोड़ी सी इबादत कर लें तो अल्लाह ताला हमें इनाम दे दे, तो कितने मसलाइल से हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएं। बेशक बेशक। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपको पता है रमज़ान का तो एक ऐसा माहौल बना हुआ होता है कि हर कोई इबादतें कर रहा होता है और हर किसी की कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें हम लोग। तो इस माह में तो हम लोग बहुत रहमतें और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से हासिल करते हैं, लेकिन हम किस तरह से आगे आने वाले दिनों में इसको कंटिन्यू रख सकेंगे, जो हमने इतनी रहमतें और बरकत अल्लाह की तरफ से हासिल की हैं, तो वो ज़ाया ना हो। तो इस हवाले से आप हमारी ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। आपने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में एहतसाब की बात की थी जी, तो एक लिहाज से ना ये अपना एहतसाब करने का भी महीना है कि हम ये जायज़ा लें कि हमने पूरे साल क्या क्या काम ऐसे किए थे जो सही नहीं थे और हमने अब वो नहीं करने हैं। और फिर इस माह मुबारक में जब हम अपनी ज़ुबान को रोकते हैं कोई भी गलत बात करने से, हम अपने कानों को रोकते हैं कुछ गलत सुनने से, हम अपनी आंखों को रोकते हैं कुछ गलत देखने से, सिर्फ ये सोच के कि हम रोज़े की हालत में हैं। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, हमारी आंखों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है, हमारे हाथों का रोज़ा है, हमारे कानों का रोज़ा है, हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा है ना। तो हम अपने जिस्म को हर वो काम करने से रोकते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उस वक्त हमें ये नियत करनी है कि हम अपना एहतसाब कर रहे हैं, और इस तरह से ये एहतसाब कर रहे हैं कि अब रमज़ानुल मुबारक के बाद हम अपनी इन आदात को, इन चीज़ों को इसी तरह से लेके चलेंगे जैसे हमने रमज़ान में रखा। यानी रमज़ान के फ़ौरन बाद ये ना करेंगे आप बस मूवीज़ पे आ जाएं और आप कुछ भी देखना शुरू कर दें, कुछ भी सुनना शुरू कर दें, और उसके बाद आप जो जो रूटीन में आपकी पहले थी उसमें वापस आ जाएं। नहीं, रमज़ान हमारी तरबियत का महीना है, बेशक एहतसाब का भी महीना है, तरबियत का महीना है। और जब पूरे महीने मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे जोर दिया जाता है कि आप फिट रहें, स्मार्ट रहें। उसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या खाना छोड़ देते हैं, और फिर मुस्तकिल वो चीज़ें नहीं खाते जो आपको मोटा करती हैं। तो आप वो गुनाह क्यों करते हैं जो आपको गुनाहगार बनाते हैं? अल्लाह जी। जैसे आप अपना खाने से हाथ रोकते हैं कि आप अच्छे लगें, खूबसूरत लगें, स्मार्ट लगें, तो आप वो काम भी छोड़ दें जो अल्लाह को पसंद नहीं है, ताकि अल्लाह को भी आप प्यारे लगें और खूबसूरत लगें, और अल्लाह ताला अपने कुर्ब वाले और अपने पसंदीदा लोगों में आपका नाम शामिल करें। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहबा आपने। थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट में मैं बात करूँगा कि आजकल लोग सहरियाँ बहुत कर रहे हैं, रमज़ान की अफ्तारियाँ बहुत कर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, जो कि दिखने में अच्छी बात है, लेकिन क्या इनसे इन इबादतों पे असर नहीं पड़ता है? क्या ये चीज़ करना सही है, गलत है, या किस तरीके से किया जाए?
देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक तो ये है कि रोज़ा इफ्तार कराओ लोगों को, और चाहे तुम्हारे पास 2 खजूरें ही क्यों ना हो, क्योंकि सहाबा किराम ने भी ये सवाल किया था कि हमारे पास तो इतना माल नहीं है कि लोगों को इफ्तार करवाएं और हम तो अपने लिए मुश्किल से कुछ कर पाते हैं। तो आपने फरमाया कि चाहे दूध की लस्सी पिला दो थोड़ी सी, चाहे 2 खजूरें दे दो, लेकिन किसी का इफ्तार कराओ। उसका मतलब ये था कि वो लोग जो कि इन चीज़ों से महरूम है उनका इफ्तार कराओ। ओहो अच्छा, ये मतलब नहीं था कि आप पहले से जो खाते पीते लोग हैं उनको जमा करें और आप मज़ीद जो है वो नुमाइश करेंगे, देखिए मेरे पास खाने पीने का इतना सामान है, मेरा घर इतना खूबसूरत है। ये मकसद नहीं था। ये मकसद था कि अपने आसपास देखो, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास इफ्तारी या सहरी के खाने की भी चीज़ें मुकम्मल नहीं है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कोशिश करो कि रमज़ान से पहले ही ज़कात अदा कर दो। अच्छा, उसका मकसद क्या होता था? लोग तो ये बात कहते हैं ना कि रमज़ान में देंगे तो कई गुना सवाब मिलेगा, लेकिन उस सवाब का क्या फ़ायदा कि एक आपको पता है कि एक फैमिली जो है वो भूखी बैठी हुई है, उसके पास सहरी और इफ्तारी का खाना नहीं है। सही। जब आप ये सोच के कि ये मेरे रब के वो बंदे हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है और मैं रब की रज़ा के लिए अपनी ये ज़कात रमज़ान से पहले इनको इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये कुछ सामान ख़रीद सकें, तो आपको इतना सवाब मिलता है कि जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होता। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी नीयतों को देख रहे होते हैं, आपके दिलों को देख रहे होते हैं, आपके अमल को देख रहे होते हैं, वो दिखावे को नहीं देख रहे होते। तो इसलिए इफ्तारी करना या सहरी करवाना बुरी बात नहीं है, करवानी चाहिए अगर आप अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के साथ मिलकर बैठे हैं। डॉक्टर साहब दावतों की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जिस सोशल सर्किल में रहते हैं वहाँ पे दिखावे का एलिमेंट बहुत बढ़ गया है, और जो हम लोग सहरी करा रहे हैं या इफ्तारियाँ करा रहे हैं, अगर इसमें दिखावे का एलिमेंट है या आपकी नीयत में ये चीज़ है कि लोग देखेंगे तो ऐसी सहरी हुई थी हमारी, सही, तो इससे हमारी नेकियां क्या ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं? क्योंकि सारे मामला जो है ना वो नीयत पे डिपेंड कर रहा है। प्लीज़ इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ ऐसे शहीद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश की जाएंगे कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने शहादत क्यों नोश की, तो कहेगा परवरदिगार तेरी रज़ा की खातिर। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नहीं, तुमने ये दिखाने की खातिर तुम जहाद में गए थे कि मैं शहीद हो गया तो मैं तो शहीद कहलाऊँगा और मेरा खून बह गया और मैं तो बड़ा रुतबा पाऊँगा। तो तुम्हारे अंदर ना एक वो बनावट थी या एक वो दिखावे की ख्वाहिश थी जिसकी वजह से तुम शहादत के रुतबे के लिए आए थे। तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी नहीं थी कि मैं सिर्फ रब की खातिर जा रहा हूँ, तो मैंने तुम्हारी शहादत कबूल नहीं की। तो जब शहादत जैसे बड़े रुतबे पर भी बंदा अपनी जान ही दे देता है, जिसमें अपना खून बहा देता है, जिसके बारे में कहा गया कि अभी कतरा उसके खून का बाद में ज़मीन पर गिरता है, उसकी जो है कबूलियत पहले हो जाती है, लेकिन उसकी नहीं जो दिखावे के लिए करता है। तो कोई भी काम जो हम दिखावे के लिए करते हैं उसकी कबूलियत नहीं है, चाहे वो इबादत से मुतालिक कुछ भी हो, अखलाक से मुतालिक कुछ भी हो, लेकिन जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो तब तक वो काम नहीं होता। जैसे कि एक मौके पर बल्कि कुरान पाक में एक मौजूद है वो आयात जो अल्लाह ताला के कुर्ब वाले बंदों के हवाले से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह दहर की आयत है जिसका मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह के कुर्ब वाले बंदे ऐसे हैं कि अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के बावजूद अपने खाने की चीज़ें मिस्कीनों में, यतीमों में और कैदियों में बांट देते हैं, और वो कहते हैं कि हमें इसका अजर नहीं चाहिए और तुमसे शुक्र भी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आप अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करते हैं ना, आपको ये भी नहीं पता सामने वाला है कौन, सिर्फ ये पता है यतीम बच्चा है, आप नहीं उसे जानते, मिस्कीन है लेकिन आप उसे नहीं जानते। और मिस्कीन की तारीफ भी मैं आपको बता दूं, मिस्कीन वो नहीं होता जो हाथ फैलाता है। अच्छा। मिस्कीन वो वाइट कॉलर्ड इंसान, जो आजकल हम वाइट कॉलर्ड इंसान जिनको कहते हैं, कि जो हाथ नहीं फैलाते लेकिन ज़रूरतमंद है, वो मिस्कीन होता है। और ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है। तो रसूल पाक ने फरमाया मिस्कीनों को ढूंढो, यतीमों को ढूंढो, कैदियों को ढूंढो और उनको जाके पहुंचाओ वो सामान जिसकी उन्हें ज़रूरत है, ना कि उन लोगों को जो पहले से भरे हुए हैं। तो जितनी हम बात करते हैं ना, रसूल पाक ने फरमाया कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करा दो, पानी से इफ्तार करा दो, दूध की लस्सी से करा दो, ये उन लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है। और आज की दुनिया में बेनतहा ज़रूरतमंद लोग हैं। हम यकीन करें कि हमारे पड़ोस में भी बाज़ दफ़ा ऐसे लोग होते हैं कि हमें बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत सी कमी होती है। हमें उनके करीब जाना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, हमें अपने उन रिश्तेदारों का मालूम होना चाहिए जो कि कमज़ोर हैं, और हम रमज़ान से पहले उनकी जो भी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। उनके बच्चों को अगर किसी तरह की ज़रूरत है, इल्म के हवाले से, किताबों के हवाले से, कपड़ों के हवाले से, वो पूरी कर सकते हैं। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी है अगर हमें अपने रब को राज़ी करना है। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा, वक्त काफ़ी कम रह गया है हमारे पास। जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कोई पैगाम दे जाएं, हमारी रहनुमाई कर जाएं आप।
ख़वातीन को मैं बिल्कुल देना चाहूँगी पैगाम, क्योंकि वो जो कहा जाता है ना कि एक बच्ची की तालीम जो है वो एक ख़ानदान की तालीम होती है, तो मैं बड़ा स्ट्रांगली इस पर बिलीव करती हूँ कि आजकल जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, चाहे वो माएँ हैं, जो न्यूली वेड लड़कियाँ हैं, वो तरबियत की बहुत कमी है उनमें, जिसकी वजह से घर के माहौल अच्छे नहीं हैं, बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं हो रही है। जब बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं होती है तो वो अच्छे इंसान नहीं बनते, अच्छे मुसलमान नहीं बनते। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपने इल्म पर, अपनी तरबियत पर तवज्जो दें, क्योंकि उनकी तरबियत और उनका इल्म जो है वो पूरे ख़ानदान की बेहतरी में काम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी क्या बात बोली है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने इतने अच्छी तरीके से बातें बताई। और बहुत बहुत मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी बातों के कुछ चीज़ें हम सीख भी लें तो हमारी ज़िंदगी जो है आने वाली वो आसान हो जाए। तो जनाब ये था हमारा आज का सेगमेंट, और 2-3 बातें हैं जो मैं आपको रिफ्रेश करना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा की। नंबर 1 ये कि कोई बेवकूफ़ तरीन शख्स होगा वो जो पूरे महीने काम करे और तनख्वाह वाले दिन वो ना हाजिर हो, जिस दिन उसको उजरत मिले। इससे बड़ी बदकिस्मती उसके लिए क्या होगी। तो हम जब 29वें रोज़े तक इबादत करते हैं और 30वें रोज़े में छोटी सी थोड़ा सा टाइम अगर इबादत का नहीं देंगे तो हमारी जो नेकियां हैं उसका इनाम अल्लाह ताला नहीं देगा। और जैसा डॉक्टर साहबा ने कहा कि उस दिन तो हमें घर मिल रहे होते हैं, जन्नत में हमारे महल तामीर हो रहे होते हैं। तो सोचें वो लोग, हम लोग जो पाकिस्तान में, दुनिया में एक सोचते हैं कि घर तामीर करें, हमारे जन्नत में अगर घर बन रहे हों तो इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है जनाब। तो भाई ये सोचें और आने वाली रात को इबादत करें, ना कि मार्केट में टाइम ज़ाया करें, लोगों में टाइम ज़ाया करें। ईद है, ईद के बाद अपने टाइम अपनी फैमिलीज़ में गुजारे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे और शेफ़ अमारा को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और देखते रहिए आन रमज़ान।